ओके बच्चा पार्टी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफी लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ओके so factors affecting SN1. Yesterday we saw what is SN1. It's a type of substitution reaction in which a nucleophile is basically attacking a carbocation. ठीक है, and how is this attack taking place in two steps? ठीक है, तो ये किस तरह का इक्वेशन है, मतलब दो स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप है आपके जो हैलोजन एटम है उसका डिस्पर्सल along with the electron which leaves the carbocation and now the nucleophile attacks the carbocation. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स, तो हमने देखा कि भाई साहब आपका SN1 जो रिएक्शन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में फेवरेबल है, ठीक है। इफ द सॉल्वेंट इन विच द रिएक्शन इज हैपनिंग is basically a polar protic solvent that is either water or let's say methyl alcohol और इथाइल अल्कोहल, इस तरह के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो ज्यादा क्यों ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में फेवरेबल हो जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में इसीलिए फेवरेबल हो जाता है क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है तो आयंस का सॉल्वेशन कर देते हैं, ठीक है। ये जो आपका जैसे जो भी आपका हैलाइड ग्रुप है वो जैसे ही निकलेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको घेर लेगा, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है वापस आने की, तो रिएक्शन रिवर्सिबल वे में नहीं जाएगा, रिएक्शन विल नॉट बी रिवर्सिबल। अदरवाइज हमने देखा जो पहला स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है विच इज व्हाट, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं मैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका क्या है भाई साहब, आपका ये आर आई है, ठीक है, ये आर आई है और ये सामने भाई साहब आपका न्यूक्लियोफाइल है प्लस से आर एक्स है, तो ये एक्स जा रहा है, ठीक है, तो आपका आर एक्स का जाना ये बन गया आपका कार्बोकटायन, अभी यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। तो आर एन यू बन रहा है, आर एन यू बन रहा है SN1 रिएक्शन से, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो एक्स जा रहा है इस एक्स का यहाँ पे भी आ सकता है, ये इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। if this X is actually xerophied while a polar protic solvent, अगर polar protic solvent होगा जैसे आपका H2 हो गया तो ये X माइनस है, इसको भाई साहब क्या करेंगे H प्लस वाले घेर लेंगे इसको, तो ये सॉल्वेशन हो गया इसका भाई साहब, ठीक है। और जैसे ये सॉल्वेशन हो जाएगा द X will not have an opportunity to come back or make the reaction reversible, और आपका पहला स्टेप जो है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इन SN1, ठीक है। So the faster it is, the better it is. Polar protic solvent SN1 को encourage करेगा, ठीक है। Okay. So rate of reaction increases with increase in stable of carbocation intermediate formed by the alkyl halide. आपका भाई साहब जैसे ही RX है ये X चला जाएगा तो ये बनेगा क्या, कार्बोकटायन। इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा भाई साहब, how will the stability depend, so tertiary alkyl halide is more आपका this is more stable than secondary alkyl halide and secondary alkyl halide is more stable than primary alkyl halide। हमने कल ये पढ़ा और हमने कल ये देखा कि ये समझ में आ रहा है ये क्यों है, why is this way, हाँ आई इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपका देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है भाई साहब, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसका कार्बोकटायन का चार्ज का इंटेंसिटी बढ़ेगा, और चार्ज का इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल को वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना इसका पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल उतनी ही स्पीड से उसके पास जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के चलते मिथाइल ग्रुप्स क्या करेंगे भाई साहब, आपके कार्बोकटायन कार्बन पे आपके जो कटायनिक चार्ज है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके अगर भाई साहब आपके दो मिथाइल ग्रुप्स हैं तो ये ऐसे करेंगे भाई साहब, अगर एक ही मिथाइल ग्रुप है तो ये ऐसे करेगा भाई साहब, तो इसीलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, SN1 रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल प्रोसीड एट अ फास्टर रेट देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बच्चा पार्टी will proceed at a faster rate than primary alkyl halide. Are we clear? Okay. Now, the nucleophile is not involved in RDS. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्यों बता सकते हैं। पहला स्टेप आपका क्या है, सेपरेशन ऑफ द हैलोजन एंड क्रिएशन ऑफ कार्बोकटायन, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई इंफ्लुएंस नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन को इंपैक्ट नहीं करेगा। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट दिस रिएक्शन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। So the kinetics of this reaction is the rate of the reaction will only be proportional to alkyl halide raised to 1। क्या ये समझ में आ रहा है, यूनिमोलिकुलर और आपका यूनिमोलर हो गया ये, और क्या हो गया भाई साहब आपका ऑर्डर भी इसका 1 है, ठीक है। ओके however a strong nucleophile may lead to side reactions, so weak moderate nucleophiles are preferred।
आपके देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो गया ना तो कम साइड रिएक्शन मतलब उसको कुछ और बना सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए हम ज्यादा करके क्या लेते हैं, वीक एंड मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स लेते हैं, ठीक है। वी जनरली प्रेफर वीक एंड मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है। ओके, नाउ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट आपने कल देखा भाई साहब, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स सॉल्वेट हाइलाइडाइंस, जैसे ही हाइलाइडाइन निकला इसको भाई साहब घेर लेंगे, तो इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बचती कि वापस जाके रिएक्शन को रिवर्स करे। अगर रिएक्शन को रिवर्स करने की अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है तो इसका मतलब रिएक्शन विल ओनली प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। रिएक्शन का रेट कम कम होता है जब रिएक्शन में पॉसिबिलिटी होती है रिवर्सिबिलिटी की। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ही उसका रेट डिक्रीज हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और रिवर्सिबल कब होगा, जब भाई साहब हैलिडाइन आएगा, हैलिडाइन को ही हमने मार दिया, अगर हैलिडाइन को ही घेर लिया, वो वापस ही नहीं जा पा रहा है, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती। रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती तो आपका रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इसीलिए रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट द हैलिडाइंस formed due to the breaking of the CX bond. Due to solvation, energy is released, which is used to break the CX bond. तो आपका भाई साहब किसी भी स्पीशी पे अगर चार्ज होता है, तो अगर स्पीशी पे चार्ज होता है तो स्पीशी अनस्टेबल होती है। अभी ये हैलिडाइन निकला, इस पे चार्ज है, अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी भी हाई है। जैसे इसको भाई साहब दूसरे H मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के जो आयन से उसको घेर लेंगे तो उसका जो चार्ज है वो डाइल्यूट हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू अगर कम हो गई तो उसकी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होगी, यही एनर्जी क्या करेगी, आगे के CX बॉन्ड को तोड़ेगी। तो एक रिएक्शन इन सिटू बोलते हैं हम इसको, ये रिएक्शन चलता ही रहेगा, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, देयरफॉर अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, इसका उल्टा है SN2 में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल नॉट फेवर एन SN2 रिएक्शन एंड वी विल सी व्हाई, ठीक है। दोनों को दोनों को ही सॉल्वेट करेगा। नहीं 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 नहीं, कैटायन देखो ये, ओके अंडरस्टैंड, ये कार्बोकटायन जो है इसको एक नॉर्मल कटायन की तरह मत लो। देखो देखो, अगर तुम्हारा Na है और Cl माइनस है, इसको अगर तुमने किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, it is a very strong cation and equally it is a strong anion. This will be surrounded by H molecules and this will be surrounded by O negative. लेकिन कार्बोकटायन को तुम एक मेटालिक कटायन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कार्बोकटायन इज अ फार वीक कटायन, उसका सॉल्वेशन नहीं होगा, ठीक है। कार्बोकटायन इज नॉट गोइंग टू गेट सराउंडेड, ठीक है। कार्बोकटायन इनफैक्ट न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा उसका। कार्बोकटायन न्यूक्लियर, उसको भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो कार्बोकटायन क्या है, कार्बोकटायन भाई साहब C+ है, ठीक है। और ये जो भी रहे इसके आजू बाजू, ये एक क्या ये एक मेटल है? ऑब्वियसली नॉट। एक Na+ और इसमें क्या डिफरेंस है भाई? Na+ क्या करेगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ये एक मेटालिक आयन है, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा भी तो कैसे करेगा, बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये तो भाई साहब आयनिक बॉन्ड्स ही बनाएगा, ये बहुत जोर से खींचेगा अपनी तरफ, फिर भी इतनी जोर से वो नहीं खींच पा रहा है कि कंपाउंड बना ले, ठीक है। OH- आयंस उसको घेर रहे हैं, मतलब O वाले आयंस, लेकिन उसके साथ वो कंपाउंड नहीं बना रहा है, वो सिर्फ आइसोलेट हो जा रहा है। क्लोरीन आइसोलेट हो गया, सोडियम आइसोलेट हो गया। कार्बोकटायंस डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टेंडेंसी टू गेट सॉल्वेटेड, वो इतनी जोर से भाई साहब O- को भाई साहब नहीं खींचेंगे अपनी तरफ, उससे पहले तो न्यूक्लियोफाइल पहुंच जाएगा, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी कि SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। SN1 रिएक्शन का रेट और कैसे बढ़ा सकते हैं हम, बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलिड, नॉट द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, लीविंग ग्रुप की एबिलिटी, ठीक है। लीविंग ग्रुप जो है, इट इज अ ग्रुप दैट लीव द सबस्ट्रेट विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, मतलब देखो कैसा है, ये कार्बन है और ये भाई साहब कार्बन के सामने ये है भाई, ठीक है। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब क्या है, बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड कुछ ऐसे टूट रहा है कि हैलोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भाग रहा है, मतलब कार्बन को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर वो भाग गया, इसीलिए कार्बन के मध्य आपका क्या चढ़ गया वैसा प्लस। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भाग रहे हैं। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन मतलब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भाग रहे हैं, तो आपका हैलोजन विल टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो
आपका सबस्ट्रेट है, इट लीव्स द सबस्ट्रेट विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। अब इसको नोट कर लीजिए, हम समझते हैं इसको। पुअर बेसिस, जो आपके पुअर बेसिस होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप्स होंगे। पुअर बेसिस, उनके जो कॉन्जुगेट एसिड्स होंगे, इसको याद रखना, वो स्ट्रांग होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे अगर मैं बोलूं F माइनस, मुझे बताओ ये पुअर बेस है कि क्या है? स्ट्रांग बेस है। नहीं, स्ट्रांग बेस नहीं होगा। F माइनस समझिए इस चीज को, वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखेगा ना भाई साहब। बेस मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। लेकिन यहाँ पे ये तो भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो जो इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा मिला उसको पकड़ के रखेगा। तो दिस इज बेसिकली अ पुअर बेस। ठीक है, आप इसको दूसरी तरह से समझो भाई। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? HCl आपका स्ट्रॉन्ग है, तो F तो उससे स्ट्रॉन्ग होगा ही, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ये, इसका मतलब ये पुअर बेस। ठीक है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ पुअर बेस इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। द कॉन्जुगेट ऑफ अ पुअर बेस इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। पुअर बेसिस आपके जो होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप्स क्यों होंगे? भाई पुअर बेसिस अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखेंगे भाई साहब, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं, और यही आप चाहते हैं कि कार्बोकैटायन क्रिएट हो और न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेकर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं भाई साहब हमारे लिए बहुत भारी है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना, तो वो पुअर बेस नहीं हुआ, फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, और जब तक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेगा तब तक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफिल कहीं को अटैक करेगा? उसको अटैक करेगा इसलिए क्योंकि उसके पास एक उसके मध्य पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब होगा जब आपका पुअर बेस हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे, उल्टा ले ले। तो फ्लोरीन एक पुअर बेस है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब इसको पुअर बेसिस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए। ओके, लेट्स से so in these reactions living atoms or groups which lose its bond to carbon and take on an additional pair of electrons is called a leaving group। ठीक है, तो आपका लीविंग ग्रुप होता क्या है? जो एक अपने साथ एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चंपत हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ लीविंग ग्रुप। ठीक है, halide ions are good living groups। better the living group the faster is the nucleophilic substitution reaction। तो अगर आप देखोगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी आयोडीन की, ब्रोमीन की, क्लोरीन की और फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, एंड आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। व्हाई? ठीक है, आप अगर देखोगे भाई साहब अमॉन्ग द एल्काइल हैलाइड्स द लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिक्रीजेस अलोंग द सीरीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपका लिविंग ग्रुप का जो एबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि जितना पुअर बेस होगा उतना, ठीक है, गुड लिविंग। तो दस आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड देयरफॉर आयोडोएल्केन्स अंडरगो, इसको लिख लीजिए, वी विल अंडरस्टैंड दिस। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, आयोडाइन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप followed by bromine, bromine followed by chlorine followed by fluorine। Fluorine is the poor living group, iodine is the best living group। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड बच्चा बड़ी। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? तो आप देखो यहाँ पे OH माइनस है और H2O है। हमने देखा कि जिसके मत्थे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, वो भाई साहब आपका क्या होगा? गुड बेस होगा। ठीक है, इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो OH माइनस इज बेसिकली अ गुड बेस एंड अ गुड बेस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, H2O इज अ पुअर बेस एंड दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयंस आर अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसके मध्य हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो OH minus is a strong base because of the high electron density, thus it is a poor living group। ठीक है, as compared to H2O, so H2O is a better living group। जो पुअर बेस होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, और जो गुड बेस होगा वो आपका पुअर लिविंग ग्रुप होगा। गुड बेस मतलब क्या? जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, मतलब जिसके खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे के रखेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्यों भागेगा? समझ में आ रहा है ये? तो if it is a good base, it will be a poor living group। A good base is basically a poor living group and a poor base, ठीक है, or a weak base is a good living group। So in these cases H2O is a good living group because it is a poor base। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, विल कंसिडर। तो इसको ट्रिक को याद रखिएगा, गुड बेस पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर बेस गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, कमेंट ऑन द लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन हैलिड्स। तो हमने अभी देखा भाई साहब हैलिड्स में क्या है। ठीक है,
Okay, for a species to be a better living group, it should be a poor base. We know that the order of acidic strengths, अगर हम acidic strength देखेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड HBr HCl HF ये है भाई साहब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ. द रिवर्स ऑफ दिस ऑर्डर विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेसिस. तो मतलब बेसिस में कौन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा भाई साहब? दिस HB HF HCl HBr एंड फाइनली HI. ठीक है, तो आपका फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ये हो गया भाई साहब आपका आयोडीन. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन हैलिक्स. द ऑर्डर ऑफ द लिविंग ग्रुप एबिलिटीज ऑफ हैलिक्स इज क्या हो जाएगा? फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन इज लेसर देन ब्रोमीन इज लेसर देन आयोडीन. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लियर 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 बच्चा बाड़ी? ठीक है, so the order of leaving group abilities of halides is iodine is more stronger than bromine, bromine is better. तो आपका इसका मतलब क्या है? Which one is a good base? Fluorine is a good base and iodine is a weaker base. A weaker base is a good leaving group. So iodine is a weaker base and fluorine is a stronger base. बेस को ऐसे भी समझो. अभी आपने क्या देखा? जैसे समझो आपने लिखा कि OH माइनस है और H2O है भाई साहब, है कि नहीं? OH माइनस और H2OH में कौन वीक स्ट्रॉन्गर बेस है? OH माइनस. क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस हो गया भाई साहब. H2O आपका वीकर बेस हो गया. अभी जैसे अगर आप इसको ऐसे समझेंगे, क्लोरीन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. ठीक है, मतलब 7. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी F माइनस, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? फ्लोरीन में. यहां पे भी वही है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा. ठीक है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई साहब किसकी कम होगी सबसे ज्यादा? आयोडीन की. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो वही है ना. ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो वही है, तो आयोडीन विल बी हैविंग इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर एरिया. And since iodine has its electron distributed over a larger area, its electron density will be lesser. If its electron density is lesser, it is a weaker base. If it is a weaker base, it is a good leaving group. Fluorine, on the contrary, will have its electron distributed over a smaller area because the size of its atom is the smallest amongst the halogens. So if it is a smaller area, that will be a higher electron density. Higher electron density, a. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे आपको दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं. एक में है भाई साहब आपका ब्रोमीन. ठीक है, एक में भाई साहब आपका ब्रोमीन और दूसरे में आपका क्लोरीन. ठीक है, लिविंग ग्रुप्स. तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कौन सा SN1 को फेवर करेगा? सॉरी SN2 को, सॉरी SN1, आई एम सो सॉरी. SN1 को कौन फेवर करेगा बताइए? आपने देखा भाई साहब अभी भी क्या? ठीक है, आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? आयोडीन. ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. विच वन इज द, तो ब्रोमीन आपका बेटर लिविंग ग्रुप है देन क्लोरीन, तो विच वन विल बी फेवर्ड? द ब्रोमीन का जाना फेवर होगा. ठीक है, लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स आयोडीन. आयोडीन इज मोर स्टेबल आयन एंड अ मोर वीकर बेस देन फ्लोराइड. ठीक है, वीक बेसेस मेक बेटर लिविंग ग्रुप्स. So out of bromine and chlorine, which one is a weaker base? Bromine. So bromine is a better leaving group. ठीक है, a good leaving group will have more ability to stabilize the negative charge well. Stabilize the negative charge well. Stabilization मतलब क्या होता है? आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो कम होगा. ठीक है, देखो फ्लोरीन का साइज इतना, तो चार्ज डेंसिटी उसकी ज्यादा. क्लोरीन का साइज थोड़ा और बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी कम हो गई. ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी और कम हो गई. और फाइनली आयोडीन की आयोडीन का एरिया सबसे ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम हो गई. ठीक है, सो अ गुड लिविंग ग्रुप विल हैव, तो स्टेबलाइज कौन कर रहा है? आयोडीन इज स्टेबलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसका चार्ज डेंसिटी कम हो रहा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर एरिया द चार्ज डेंसिटी इज डिक्रीजिंग. सो आउट ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, which one has the better potential to neutralize the charge? Neutralize the charge. तो आपका भाई साहब किसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा? आयोडीन का. ठीक है, एंड हेंस इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप, हाउएवर अ वीक बेस. क्या ये समझ में आ रहा है? आयोडाइड आयन हैज नेगेटिव चार्ज ओवर अ लार्ज स्पेस. ठीक है, एंड फ्लोराइड हैज नेगेटिव चार्ज इन स्मॉलर स्पेस. दस आयोडीन इज अ मोर स्टेबल आयन एंड हेंस अ बेटर लिविंग ग्रुप. तो अगर आप देखोगे, अगर स्टेबल आयन हुआ, अगर आपका भाई साहब चार्ज डेंसिटी लेस वाला हुआ, अगर आपका भाई साहब नेगेटिव चार्ज को वो कम करने वाला हुआ, या आपका वीक बेस हुआ, ऑल दीज आर क्वालिफायर्स फॉर बेटर लिविंग ग्रुप्स. समझ में आ रहा है ये? ठीक है,
और अगर आपका चार्ज डेंसिटी हायर वाला हुआ, अगर आपका भाई साहब स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ठीक है, सो ऑल दीज आर क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स बच्चा बाड़ी? क्लियर है बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके। अभी देखो जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है और अमाइड है, ठीक है, सो इनमें से भाई साहब कौन SN1 को फेवर करेगा? विच वन विल बेसिकली फेवर SN1? तो इसको कैसे देखेंगे भाई साहब? फ्लोरीन का आपका, फ्लोरीन इज अ वीक बेस, है ना भाई साहब, फ्लोरीन इज अ वीक बेस, NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं हम NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? कल ही हमने देखो डिस्कस किया था, अगर आप सेम ग्रुप में सेम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एज एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स दिस, ठीक है, आपका भाई साहब बढ़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? NH2 है और ये फ्लोरीन है, तो NHN हैज गॉट अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स को जितने सख्ती से अपने पास रखेगा वो उतना वीक बेस होता जाएगा। So out of fluorine and nitrogen, just by sheer comparison, we can say that fluorine is a weaker base as compared to nitrogen. Nitrogen is a stronger base. ठीक है, नाइट्रोजन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। समझ में आ रहा है भाई साहब? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ सकता है, मतलब एज कंपेयर टू फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दस NH2 इज अ पुअर लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन, ठीक है। क्यों पुअर लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन? Why will it be a poor living group than fluorine? Because आपका भाई साहब ये strong base हो जाएगा। The stronger the base is, the weaker the leaving group, ठीक है, the poorer the leaving group। क्या ये समझ में आ रहा है? Out of fluorine and amide ion, which one is a stronger base? Amide ion is a stronger base because as we go in a group from left to right, we see that nitrogen is in this place. So obviously it will have less of electronegativity than fluorine. It will release the electrons more easily. So the one which releases electrons easily is a base, and if that is a base, so in comparison of fluorine and nitrogen, which one stands out to be a stronger base? Obviously amide or nitrogen. So आपका भाई साहब amide ion will be more stronger base than fluorine, और हमने देखा कि weaker the base better leaving group, तो comparatively fluorine will be a better leaving group, ठीक है। okay, putting a negative charge on fluorine in the group creates more stability than putting the negative charge on any other atom, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके, मतलब इसमें अगर आपने इसमें नेगेटिव चार्ज डाला, इसमें नेगेटिव चार्ज डाला, इसमें नेगेटिव चार्ज डाला, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के लिए बैठा हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, अगर इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है भाई साहब, ठीक है। ओके, सॉरी वीकर बेस हो गया। ओके, OH और OH2 इनमें से कौन? देखो ध्यान से देखो, OH है और ये OH2 है, मतलब H2O है और कुछ नहीं है, ठीक है, H2O है। सो एडिंग अ प्रोटोन और एसिड, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे आपका कौन? तो आपका OH माइनस है ये, ठीक है, ये OH माइनस हो गया भाई साहब, और ये H2O हो गया। H2O वी नो इज अ वीकर बेस, OH इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्गर बेस है और ये भाई साहब वीकर बेस है, तो दिस विल बी अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अभी अगर आपने एक प्रोटीन ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपका बैड, ये आपका स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इसको अपन बोल सकते हैं बैड लिविंग ग्रुप, और ये आपका भाई साहब गुड लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर। तो अगर मैं इसको देखूं, इट इज अ बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है, एंड दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, कौन SN1 को फेवर करेगा? दिस वन विल फेवर SN1। ओके, अभी अगर समझ लो आपका लिविंग ग्रुप, अभी जैसे यहाँ पे OH है और H2O है, ठीक है, अगर H2O है, अगर एडिंग अ प्रोटॉन और एसिड क्रिएट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, मतलब अगर आपने इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दिया तो ये H2O हो जाएगा, दिस विल क्रिएट, मतलब देखो ये क्या है? बैड लिविंग ग्रुप है, ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है, ये हमने देखा। अगर मैंने इसमें एक H ऐड कर दिया तो ये यही हो जाएगा ना, तो इट विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर किसी आपके बैड लिविंग ग्रुप में आपने प्रोटॉन या एसिड ऐड कर दिया तो इट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखो यहाँ पे NH2 है, अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है, इसमें अगर आपने H प्लस ऐड कर दिया, इट बिकम्स NH3, इट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो बाय एडिंग अ प्रोटॉन और H, इट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या ये समझ में आ रहा है? ये परिवर्तन समझ में आ रहा है क्या? ये आपका OH है और ये आपका H2O है, तो ऑब्वियसली OH इज अ poorer living group than H2O. If I add another proton to it, it becomes H2O. So H2O again becomes a good living group. तो इसी तरह से अमाइड आयन में भी अगर आपने एक H प्लस ऐड कर दिया या प्रोटॉन ऐड कर दिया, it converts into ammonia and that becomes a good living group. Clear है? So by adding a proton or an acid to a poor living group, you can make a good living group. ठीक है? Okay.
जैसे आपका यहाँ पे देखो OCH3 है, ठीक है, ये आपका O है और OSO2CH3 है। इसको जरा दिमाग लगाइए क्या होगा। डन डनाडन। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा OCH3 है, मैंने इस पूरे को अगर उड़ा दिया तो क्या बनेगा, है ना, यही बनेगा ना। अच्छा, इसको अगर उड़ा दिया तो सब सेम ही है ना, इसको अगर उड़ा दिया तो O माइनस, ठीक है, ये बन रहा है। ओके, इसको उड़ा दिया तो O माइनस, ये S, ये O, ये O, है कि नहीं, CH3, ये बन रहा है ना भाई साहब, ठीक है। इन सब में इसको उड़ा रहे हैं अपन। अब कल वाला थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ये वाला माइनस तो इसके पास ही रहेगा, ये वाला माइनस तो इसके पास ही रहेगा भाई साहब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है, मतलब बेटर बेस हो जाएगा। तो दिस विल बी अ, इन तीनों में से ये सबसे बेस्ट बेस होगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसिस, और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पुअर लिविंग ग्रुप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ओके, चलिए इस पे आते हैं। अभी इसको अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखो, आप बोल सकते हो यार आपको लिविंग ग्रुप काहे आप इतना छेड़खानी कर रहे हैं, एक्स को ही हटाना है ना, एक्स तो हेलोजन है, ये कहाँ कहाँ से उठा के ला रहे हैं आप। लेकिन आपके क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे, ये क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, आपका लिविंग ग्रुप क्या हो, ठीक है। लिविंग ग्रुप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एल्काइल हैलिड सही है, आपका यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है तो लिविंग ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे आपका O माइनस जो है उसके मत्थे ये चार्ज रहेगा, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, मतलब एक पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। कल जैसे हमने देखा कि भाई ये वाला जो है O माइनस, ये दोनों के बीच में रेजोनेट होगा, है ना, रेजोनेंस होगा, मतलब इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस हाफ। इसका इफेक्टिव चार्ज जैसे -1 है, इसका इफेक्टिव चार्ज ड्रॉप होकर -हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से दोनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कैसा है, आपके दो ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, एक हो गया ये O, ये O माइनस, और ये, और दूसरा क्या होगा O माइनस O, और ये भाई साहब, और ये भाई साहब इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो मतलब आपका माइनस हाफ का चार्ज हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल बी -हाफ इंस्टेड ऑफ 1, तो मतलब चार्ज रिड्यूस हो गया। तो इसके कंपैरिजन में ये एक वीकर बेस हुआ, तो थोड़ा सा बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, ये समझ में आ रही है। ओके, इस पे आते हैं भाई साहब, ये वाला माइनस देखो भाई, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, तीन, तीन रेजोनेटिंग चार्ज। तो अभी आपका भाई साहब इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, -1/3। सो दिस इज द वीकेस्ट बेस, दिस इज बेसिकली द वीकेस्ट बेस एंड हेंस द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या ये समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हाँ, बेटर न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर बेस और नॉट। भाई देखो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन डोनेटर, तो बेस इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन डोनेटर। न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसको, कार्बोकटायन को, और बेस किसको डोनेट करता है, टू अ प्रोटॉन, टू H को, इतना ही फर्क है, बाकी दोनों में ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आया, इज दिस क्लियर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप, वीक बेस आपका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, ठीक है। ओके, अभी हम थोड़ा सा कल जैसे पढ़ रहे थे कि भाई देखो आपका SN1 रिएक्शन में टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टर्शरी है तो ऑब्वियसली उसका सबसे ज्यादा रेट होगा, और अगर टर्शरी नहीं है लेकिन टर्शरी होने का स्कोप है तो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट करें। देखो इस चीज को समझो, पहले हैलोजन जा रहा है, फिर कार्बोकटायन क्रिएट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अभी दूर है भाई, तो जब कार्बोकटायन क्रिएट हो रहा है, समझ लो अगर किसी कार्बोकटायन में ये पोटेंशियल है कि वो अपने आप को टर्शरी या सेकेंडरी में उसी टाइम पे कन्वर्ट कर ले, तो विल द रिएक्शन प्रोसीड एट अ फास्टर रेट, यस इट विल, ठीक है। तो अंदर ही अंदर जब कार्बोकटायन बना
तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी से सेकेंडरी बने या सेकेंडरी से टर्शियरी बने? अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो कार्बोकटायन पहले अपने आप को रीअरेंज करेगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सो स्टेबिलिटी की तरफ कोई भी सिस्टम भागेगा। अगर कार्बोकटायन बना है और उस कार्बोकटायन में पोटेंशियल दिख रहा है कि भाई साहब एक दो एटम्स को हम इधर उधर शिफ्ट करें, तो क्या हमारा टर्शियरी बन सकता है या हमारा सेकेंडरी बन सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो वो पहले ही बन जाएगा बिफोर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो वी विल सी यहाँ पे कार्बोकटायनिक अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो कार्बोकटायन अरेंजमेंट्स, SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, सो द हैलिड लीव्स एंड इवेंचुअली अ कार्बोकटायन इज क्रिएटेड। ठीक है, और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो द कार्बोकटायन हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट, ये अपने आप में रीअरेंजमेंट कर सकता है फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, कार्बोकटायंस रीअरेंज इफ दे बिकम मोर स्टेबल एज अ रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट, देयरफॉर द प्रोडक्ट्स फॉर्म आर डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप बोलेंगे भाई साहब यहां से आपका हैलिड आयन निकला, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, बात खत्म। लेकिन आपको भाई साहब प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाउएवर रीअरेंजमेंट्स कैन नॉट अकर इन SN2 रिएक्शन। इसको लिख लीजिए, रीअरेंजमेंट्स SN2 रिएक्शन में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्योंकि आवन जावन एक साथ ही हो रहा है। जहां से आपका भाई साहब हैलिड आयन गया, उसी साइड पे आपका क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो एक ही बार में हो रहा है। यहां पे दो स्टेप वाला रिएक्शन है, हैलिड जाएगा, कार्बोकटायन बनेगा, ये पहला स्टेप, और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसका मतलब पहले स्टेप में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइंस। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स प्रोसीड दिस। So however rearrangements cannot occur in SN2 reaction where no carbocation is formed, intermediate product नहीं है वो, and one step mechanism does not allow any rearrangement। एक ही स्टेप है भाई साहब। ठीक है, तो एक ही स्टेप में का ही रीअरेंजमेंट करोगे? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, या तो भाई साहब वर वधु अपने गले में माला वाला डाल ले, या तो जाकर खाना वाना खा ले, इनके पास ऑप्शन नहीं है भाई साहब। ठीक है, सो हियर इन SN2 रिएक्शन यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन। ठीक है, ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे दो स्टेप का रिएक्शन है जिसमें कार्बोकटायन बन रहा है। अगर कार्बोकटायन बन रहा है भाई साहब, तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रीअरेंजमेंट। ओके, therefore if the carbocation formed in an SN1 reaction can rearrange, then SN1 and SN2 reactions of the same alkyl halide will give different products। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे, ये आपका एक अल्काइल हैलिड है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्काइल हैलिड है, ब्रोमीन है और एल्केन है, तो अल्काइल हैलिड हो गया। नामकरण कर लो, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल क्यों डाला है आपने? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डाला है, बी पहले आता है तो 2 ब्रोमो, इसीलिए उसको 2 मिला, और 3 एम बाद में आता है तो 3 मिथाइल। ठीक है, ओके, ये आप न्यूक्लियोफाइल क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? OH माइनस और SN1 रिएक्शन हो रहा है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा भाई साहब? आपका क्या बनेगा? कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, तो आपका पहला क्या हो गया? यहां से ब्रोमीन गया और यहां पे OH आया, लेकिन आपको दिखेगा ये कि OH इस वाले कार्बन पे आया है। ठीक है, ये क्यों हुआ है? ब्रोमीन जहां से गया, हाँ इधर आएगा ना भाई साहब OH, चलिए थोड़ा इधर रेसिमिक मिक्सचर जो भी है, ठीक है, यही पे आएगा ना, यही साइट है, लेकिन आप देख रहे हो कि भाई साहब OH इस वाले कार्बन एटम पे आया है। तो ये वाला कार्बन एटम किस तरह का कार्बन एटम है? टर्शियरी कार्बन एटम है। लेकिन कार्बोकटायन तो आपका टर्शियरी नहीं था, ये तो ये वाला ब्रोमीन गया तो आपका किस टाइप का? सेकेंडरी कार्बोकटायन बना था। तो मतलब इस वाले ब्रोमीन के जाने से जो कार्बोकटायन मिला था वो 2 डिग्री था, और अगर आपके OH को इधर आना है तो इसको कार्बोकटायन बनना है, और अगर इसको कार्बन कटायन बनना है तो ये 3 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, देन ओनली द OH विल अटैक एट दिस साइट। ठीक है, तो ये क्यों हुआ भाई साहब? ठीक है, सो आपको यहाँ पे दोनों, ये आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ना, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये भी बनेगा लेकिन माइनर बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो व्हाट हैज हैपेंड? ठीक है, द प्रोडक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। द कार्बोकटायन इनिशियली फॉर्म, ये जो इनिशियली कार्बोकटायन फॉर्म होगा, कैन रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल ग्रुप परमिट्स। अगर अल्काइल ग्रुप में ऐसा रीअरेंजमेंट परमिशिबल है, स्कोप है, तो पहले वो रीअरेंज करेगा। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बोकटायन से वो अपने आप को 3 डिग्री कार्बोकटायन बनाएगा। और यहाँ पे शिफ्ट कैसा होगा भाई साहब? देखो, ये आपका क्या था भाई साहब? 2 डिग्री था,
तो आपका एक CH3 आकर इधर आ जाएगा। तो CH3 जैसे ही आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। दिस विल एक्चुअली फॉर्म 3 डिग्री, वी विल सी दैट, ठीक है। दिस अकर्स ईदर थ्रू अ हाइड्राइड शिफ्ट, दो टाइप के शिफ्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है H शिफ्ट विच इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, और दूसरा होता है भाई साहब CH3 शिफ्ट विच इज नोन एज मिथाइल शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट, कार्बोकैटायन में ये दोनों शिफ्ट्स पॉसिबल हैं टू ensure that you are getting a more stable carbocation and this will give you the major product, ठीक है। so we will consider both these shifts, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट मतलब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्ट मतलब ऐसा मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग, ठीक है। मिथाइल ग्रुप विद इज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका ये था हैलिड, ठीक है, भाई साहब ये क्या था, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो भी नाम है। अभी आपका समझ लो ये ब्रोमीन गया, माइनस हुआ, ठीक है, माइनस हुआ। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इसीलिए आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं कि भाई साहब ये ब्रोमीन जो गया है वो वापस ना आए, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन वापस आएगा तो ही रिवर्सिबल एक्शन इनिशिएट होगा। खैर उसको छोड़ो। अभी देखो ये वाला जब यहां से ब्रोमीन गया तो किस टाइप का कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, समझ में आ रहा है। ब्रोमीन कहां से गया, यहां से गया, तो इसके मत्थे क्या चढ़ा, पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, मतलब किस जगह का कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। व्हाई, बिकॉज दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, तो इट इज अ 2 डिग्री कार्बन, सो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। ओके, यहां पे अगर मेरा ये वाला H इधर आ जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। अभी ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, प्लस प्लस प्लस। तो साइड वाले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दिख रहा है कि भाई साहब एक, मतलब ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन भाई साहब वाशी में और एक हाइड्रोजन कामोटे में, ऐसा नहीं है। जस्ट बाजू वाला कार्बोकैटायन अगर है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के शिफ्ट होने से अगर आपको रिजल्टेंट कार्बोकैटायन 3 डिग्री का मिल रहा है तो वो शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे हम इसको, हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है लेकिन इस हाइड्रोजन के यहाँ पे रहने से हमको क्या मिल रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले पे शिफ्ट होगा, ये वाले पे शिफ्ट होकर क्या बना देगा भाई साहब, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। नाउ यू सी द शिफ्ट, फर्स्ट the plus charge was on this one giving a 2 degree carbocation, now the plus charge has shifted to this one giving a 3 degree carbocation, so this is basically the 3 degree carbocation. Now the nucleophile will come and attack at this side and this is going to form whatever nucleophile UH, तो आपका भाई साहब ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बनेगा CH, ठीक है, COH CH3 और ये हो गया H और ये हो गया CH3, तो ये वाला भी बनेगा भाई साहब, ठीक है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजरली आपका ये बनेगा, ठीक है। सो आपको हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आ रहा है। हाइड्राइड शिफ्ट अगर बाजू वाला कार्बन दिख रहा है कि हमको कार्बोकैटायन है लेकिन वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और इस वाले के हाइड्रोजन के शिफ्ट होने से हमको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा तो ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट इज दिस एज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या मेजर जो स्टेप है वो आपका in SN1 it is the formation of carbocation. If there is a permissible shifting of H atoms or CH3 atoms to get a 3 degree carbocation, then that shifting will happen, ठीक है। okay, so 2 degree carbocation rearranges to 3 degree carbocation because 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation. This is called 1,2 hydride shift. क्या ये समझ में आ रहा है, okay। Thus the product form is this much, ठीक है। SN1 reaction is different from the product form under the favor of SN2 reactions, ठीक है। तो SN2 को भूल जाओ भाई साहब, आगे अगर समझ लो SN1 हो रहा होगा, ठीक है, SN2 को जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो SN1 अगर हो रहा होगा तो ये ब्रोमीन गया, ब्रोमीन गया लेकिन ये 2 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, लेकिन अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी अ मिथाइल शिफ्ट, जिसके वजह से तो ये आपका भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, सॉरी H शिफ्ट होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसका H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स अ कार्बोकैटायन, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, OH इसको अटैक करेगा, सो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। लेकिन SN2 में ऐसा कुछ नहीं होगा, जिस साइड से आपका हैलिड आयन जाता है उसी साइड पे न्यूक्लियोफाइल आता है, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। SN1 आपका डबल स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए जिस साइड से जाएगा उसी साइड पे वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो देखेगा कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। और हमने देख लिया है कि आपका 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन
प्राइमरी, ठीक है। ओके ओके ओके। तो सिमिलरली 3 ब्रोमो, तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे एक ब्रोमीन है, ठीक है। अभी ये ब्रोमीन जाएगा OH SN1 रिएक्शन में, तो आपका यहाँ पे एक आएगा OH, एक ये हो गया। लेकिन अगर आप ये ब्रोमीन को हटाएंगे तो आपको किस तरह का कार्बन कटायन मिलेगा? 2 डिग्री कार्बोकटायन मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे इस कार्बोकटायन को इधर शिफ्ट करना है तो क्या करूं भाई साहब? तो मिथाइल को शिफ्ट कर दो भाई साहब, ठीक है। तो मिथाइल को शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने मिथाइल को इसमें शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका जैसे ही मिथाइल भाई साहब इसमें शिफ्ट होगा, दिस विल बी व्हाट? अ 3 डिग्री कार्बोकटायन। मतलब ये वाला मिथाइल देखो, ध्यान से देखो, सॉरी, ठीक है। आप देख रहे हो ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड ऐसा है। तो ये तो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, 2 डिग्री कार्बोकटायन। ये मिथाइल बोलेगा यार अगर मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूं तो ये कार्बोकटायन इधर आ जाएगा। तो फ्रॉम 2 डिग्री इट विल शिफ्ट टू अ 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो ये मिथाइल इसमें शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ पे ये मिथाइल इसमें शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका अभी 3 डिग्री कार्बोकटायन हो गया, यहाँ पे OH अटैक करेगा और आपको ये मेजर प्रोडक्ट दे देगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट ऑलवेज हैपेंस टू द एडजेसेंट एटम, नॉट टू अ फार अवे एटम, ठीक है। हमेशा एडजेसेंट एटम में ही होगा। जहां से आपका कार्बोकटायन बना है उसमें अगर हम कोई करामाती कर सकते हैं, एडजेसेंट हाइड्राइड को शिफ्ट कर दिया तो ये 2 से 3 डिग्री मिल गया, ऐसा अगर हो सकता है, या मिथाइल को शिफ्ट करके 2 से 3 मिल सकता है एडजेसेंट एटम्स में, तो वहां पे ये शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, ओके। दिस इज बिकॉज 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है। ये किस टाइप का शिफ्ट हुआ है? देखो मिथाइल कहां पे था पहले, यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये आपके 1 पे था, ठीक है। ये 2 पे शिफ्ट हुआ है, मिथाइल हैज शिफ्टेड फ्रॉम 1 पोजीशन टू 2, सो दिस इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसा हाइड्रोजन शिफ्ट जो हुआ था, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये 1 पे था, ये 2 पे शिफ्ट हुआ हाइड्राइड, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। ये 1,2 मतलब ये आपको आगाह करेगा कि भाई साहब आप 1,3 नहीं कर सकते या 1,4 नहीं कर सकते, एडजेसेंट एटम्स नहीं कर सकते, ठीक है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट या आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, ओके। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। so मिथाइल मूव्स ऑन टू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बोकटायन एंड फाइनली आपका शिफ्ट होकर 3 डिग्री कार्बोकटायन एंड दिस बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो ये ब्रोमीन था तो ये हटा भाई साहब, तो इस तरह से मेजर प्रोडक्ट। The 2 degree carbocation rearranges to 3 degree carbocation because 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation. This is called 1,2 methyl shift. Thus, if the structure permits, rearrangement of carbocation occurs in such a way that a less stable carbocation is converted into a more stable carbocation. अगर स्ट्रक्चर परमिट कर रहा है, स्ट्रक्चर कब परमिट करेगा? जब एडजेसेंट कार्बन एटम्स में ही बात हो रही है। ये जो हाइड्रोजन का या मिथाइल का ट्रांसफर है ये सिर्फ एडजेसेंट कार्बन एटम्स में ही हो रही है, और ये कब होगी? जब 2 डिग्री से 3 डिग्री मिल रहा होगा, ठीक है, ओके। तो कंक्लूडिंग नोट, व्हेन अ रिएक्शन फॉर्म्स अ कार्बन कटायन इंटरमीडिएट, ऑलवेज चेक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। जब भी आपका अभी कार्बोकटायन कब बनेगा? SN1 रिएक्शन में ही बनेगा। तो जब भी ऐसा बनेगा तो ऑलवेज चेक वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट किस रिएक्शन का हिस्सा है? SN1 का। तो SN1 में जब भी आप कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना रहे होंगे, आपका ध्यान जाना चाहिए कि भाई साहब अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट से आपका सेकंड डिग्री कार्बोकटायन से हम थर्ड डिग्री कार्बोकटायन बना सकते हैं या नहीं। अगर बना सकते हैं तो बनाना पड़ेगा और वही आपको मेजर प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, क्लियर है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलिड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, तो हमने देखा भाई साहब आपका SN1 जैसे ये देखो आपका टर्शियरी है, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी देखो सबसे ज्यादा, फिर आपका भाई साहब सेकेंडरी है, ठीक है, फिर देन वी हैव अ प्राइमरी एंड देन वी हैव अ मिथाइल हैलिड। तो प्राइम, तो इस तरह से अगर आप देखोगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन ग्रेटर विल बी इज इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि जिस चीज का स्टेबिलिटी हाइयर होता है उसका एनर्जी कम लगता है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है। एनी सिस्टम विच हैज अ हायर स्टेबिलिटी विल हैव अ लोअर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी में वो अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ इट्स फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलिड, लोअर एनर्जी में ही एल्काइल हैलिड बन जाएगा, हेंस फास्टर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। एज वी नो 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, hence the terse alkyl halids will undergo SN1 reactions very fast, ठीक है। The order of reactivity will be tertiary alkyl halid is more stable than, more ज्यादा स्टेबल नहीं, ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो टर्शियरी अल्काइल हैलिड की रिएक्टिविटी फास्टर होगी सेकेंडरी अल्काइल हैलिड से, सेकेंडरी अल्काइल हैलिड्स की रिएक्टिविटी फास्टर होगी किससे? प्राइमरी अल्काइल हैलिड से, और प्राइमरी अल्काइल हैलिड्स की रिएक्टिविटी फास्टर होगी नॉर्मल अल्काइल हैलिड्स, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन ऑब्जर्व, तो ये आपके कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है, रिलेटिव रेट। ओके, अभी हमको समझना है एनांशियोमर्स क्या होते हैं। कल मैंने आपको थोड़ा जल्दी में रेसिमिक मिक्सचर बताया था। रेसिमिक मिक्सचर बताया था तो आपका भाई साहब दो चीजें होती हैं, एक रिटेंशन होता है और दूसरा इन्वर्जन होता है। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, व्हाई डू वी कॉल इट अ रेसिमिक मिक्सचर, और ये सब क्यों हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि भाई साहब रिटेंशन का प्रोडक्ट या इन्वर्जन का प्रोडक्ट दोनों अलग अलग रेशियोज में बन रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये दोनों प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड, और इसके लिए थोड़ा सा हमको फिजिक्स भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो फिजिक्स क्या बोलता है, द स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है भाई साहब, plays a significant role in nucleophilic substitution reaction. For example, SN2 reaction proceeds with stereochemical inversion of configuration, while a SN1 reaction proceeds with racemization. इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है। SN2 और SN1 में क्या होता है इसको हम समझेंगे। ये किया था क्या, रेसिमाइजेशन या स्टीरियोकेमिस्ट्री? ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? गॉगल्स पहन के घूमते हैं लोग, है ना। गॉगल्स कब पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, जब धूप हो, है ना। जो ऐसे घूम रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइल मार, ठीक है, छोड़ो वो कॉन्सेप्ट छोड़ो, लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेसिकली वेयरिंग ग्लेयर्स, सो दैट नोबडी कैन सी व्हाट यू आर सीइंग, नहीं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेयरिंग ग्लेयर्स? हाँ, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जब जैसे समझ लो भाई साहब कोई भी मेटल सरफेस आपको कंफ्यूज कर सकता है, कोई भी मिरर सरफेस आपको कंफ्यूज कर सकता है, अचानक से ग्लेयर आएगा तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये जो गॉगल्स हम पहनते हैं ये करता क्या है, व्हाट डज इट डू, ठीक है। गॉगल्स, जो छपरी गॉगल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो एक्चुअली एक्सपेंसिव गॉगल्स होते हैं जैसे रेबैन वगैरह, जैसे ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो ये पोलराइड ग्लासेस होते हैं। पोलराइड क्रिस्टल बहुत महंगा क्रिस्टल होता है। ये पोलराइड क्रिस्टल करता क्या है, देखो लाइट क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप इसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि भाई साहब ऐसे वेव्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब एक पॉइंट ऑफ लाइट से, एक पॉइंट, ये लाइट का एक पॉइंट है, इसमें भाई साहब ऐसे सब जगह लाइट ऐसे निकल रहा है, जैसे इस एक ट्यूब लाइट से बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं, और हर फोटोन से लाइट ऐसे निकल रहा है भाई साहब, ठीक है, सब जगह ऐसे थ्री डायमेंशनल ऐसे निकल रहा है, एक सूरज जैसा होता है जो थ्री डायमेंशनल लाइट निकल रही है उसकी, तो ऐसा इसमें भी होता है। अभी पोलराइड क्रिस्टल क्या करता है, पोलराइड क्रिस्टल क्या करेगा, अभी आपने देखा है कि भाई साहब ये जो है आपका, आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अपना समझो, मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई ये आपका वेक्टर्स हैं, तो आपने भाई साहब अगर इसको सबको एक्स और वाई कंपोनेंट, मतलब इसको मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, तो ये गायब हो गया भाई साहब, इसको भी मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, तो अभी आपका, मैं अगर किसी किसी चीज को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूं, तो आई डोंट नीड द वेक्टर एनीमोर। अभी मेरे सारे कैलकुलेशंस एक्स और वाई कंपोनेंट में जो आया है, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, उसमें से मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। तो ये पूरे चक्रव्यूह को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने इसको एक पोलराइड क्रिस्टल से पास कराया, ठीक है, पोलराइड क्रिस्टल से पास कराया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसको जाने देगा, इसके हाथ पांव काट देगा, समझ में आ रहा है, इसको नहीं जाने देगा, it will only allow this to pass through. So what will happen, now you will have only one component of light passing through. क्या ये समझ में आ रहा है, एक कॉम्पोनेंट ऑफ लाइट ही जाएगा। इसीलिए जब आप पोलराइड क्रिस्टल के सनग्लासेस पहनते हो तो आपको बहुत कड़क धूप में थोड़ा सा आराम मिल जाता है आपकी आंखों को, क्यों, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाफ हो गई ना, एक कंपोनेंट उड़ गया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नाउ हाफ, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए आपको भाई साहब आराम मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ पोलराइड क्रिस्टल। ये पोलराइड क्रिस्टल का एक्सिस जिस भी एक्सिस के पैरेलल होगा उसको ही जाने देगा, बाकी सब काट देगा, बाकी सब, अगर आप बोलेंगे कि भाई साहब ऐसे ऐसे था, सब कट जाएगा, सिर्फ वही जाएगा, वही जिसके पैरेलल है, ठीक है। और अगर आपने किसी पोलराइड क्रिस्टल को ऐसे रख दिया, ऐसे लिटा के रख दिया, तो अब क्या होगा, ये भी कट जाएगा, मतलब उधर कुछ नहीं दिखेगा। मतलब दो सनग्लासेस को, दो पोलराइड क्रिस्टल्स को अगर आप ऐसे रखेंगे, एक को ऐसे रखा है और एक को ऐसे, और इधर से लाइट दे रहे हो तो इधर कोई लाइट नहीं आएगी, जबकि दोनों ट्रांसपेरेंट है,
समझ में आ रहा है? क्योंकि एक क्रिस्टल ने इस वाले को पास किया, लेकिन दूसरे वाले क्रिस्टल के लिए तो ये एंटी पैरेलल, इसको जाने नहीं देगा, खत्म भाई साहब, इधर कोई लाइट नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, ये आपका नॉर्मल लाइट है। अगर क्योंकि आप सो रहे हैं, नहीं नहीं सर, आप बहुत देर से सो रहे हैं। ठीक है, पोलराइड क्रिस्टल क्या होता है भाई साहब? आपका एक पोलराइड, अगर लाइट आपका ऐसा है, दिस इज बेसिकली लाइट, दिस इज बेसिकली लाइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट दैट आई एम नॉट keen on repeating myself, but most of the times I see you sleeping. ओके, देखिए मैं एक टीचर हूं और मैं पढ़ाता रहूंगा। अभी मैं अगर बार बार किसी को करेक्ट करता जाऊं कि आप सो रहे हैं, उठ जाइए, तो आई वुड बी नॉट डूइंग अ जस्टिस टू अदर्स टाइम, नीदर माई टाइम। और ऑलरेडी ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक्स आपके दिमाग में बैठ जाए। वहां क्या हुआ, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट मे बी यू हैव नॉट अंडरस्टूड, सो आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हियर। ओके, सो देखो यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट है बच्चा बड़ी। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या है? आपका चारों तरफ लाइट है, ये एक एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों तरफ लाइट है। जैसे ही आप इसको पोलराइड क्रिस्टल से पास करोगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ही जाएगा, बाकी सब कटपुट जाएंगे, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, सो अगर आपका प्लेन पोलराइज लाइट है, व्हेन इट इज मेड टू पास थ्रू अ पोलराइजर, इट विल बिकम अ प्लेन पोलराइज लाइट। तो जैसे आपके सन ग्लासेस होते हैं, जब उसमें से आप नॉर्मल लाइट को देते हैं तो आपका ये सब कट के एक ही इंटेंसिटी जाएगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट passes consist of electromagnetic waves vibrating in all planes when ordinary light is passed through a Nicol prism. Nicol prism एक पोलराइड क्रिस्टल है, बहुत महंगा होता है ये, इसीलिए आप देखोगे जो ब्रांडेड सनग्लासेस कंपनीज हैं उनके बहुत महंगे होते हैं, 10-15 हजार एक भाई सनग्लासेस कहा जाता है। ठीक है, इट बिकम्स प्लेन पोलराइज इन द प्रिज्म, द वाइब्रेशंस इन ऑल प्लेन्स एक्सेप्ट इन वन प्लेन आर कट ऑफ। द निकोल प्रिज्म इज यूज्ड टू मेक ऑर्डिनरी लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पोलराइजर। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसको आप वेव ऑप्टिक्स में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझना है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम जब बोल रहे हैं कि रिटेंशन प्रोडक्ट है और ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, कहाँ है भाई साहब इसमें मत्था फोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट व्हाई डू वी नीड टू डू दिस? ठीक है, why are the stereoisomers so important? Why, in spite of having the same structures, just because one molecule is here and one molecule is here, you are making so much of fuss about it? ठीक है, so when the solutions of certain organic compounds, ठीक है, such as sugar, camphor, are placed in the path of plane polarized light, they rotate the path of the light. मतलब क्या करते हैं, सुगर सोल्यूशन लिया है आपने और आपने क्या दिया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? जिसको आपने पोलराइजेशन में एक्सपोज किया है। बस अब ये दुर्गा माँ का अवतार आ रहा था। ठीक है, अभी सिर्फ ये वाला ही जा रहा है, समझ में आ रही है? ठीक है, रावण के 10 सिर थे भाई साहब, अभी एक ही सिर बचा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लेन पोलराइज लाइट। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट जा रही है सुगर सोल्यूशन से, तो सुगर सोल्यूशन में क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे आ रहा था, किसी पोलराइजर से ये प्लेन पहले ऐसे आ रहा था, यहाँ पे पोलराइजर लगा है, अभी यहां से ऐसे आएगा, अभी यहाँ पे सुगर सोल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, दिस विल रोटेट। ठीक है, ये रोटेशन हो जाएगा। तो वट एवर एंगल इट वॉज कमिंग, इट विल नाउ रोटेट। दिस एंगल वॉज बेसिकली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पोलराइड क्रिस्टल दैट यू हैव यूज्ड। नाउ when this light, that is plain polarized light, is made to pass through a solution of sugar, it will rotate. ठीक है, ये रोटेट हो जाएगा। when the solution of certain organic compounds such as sugar and camphor are placed in the path of a plane polarized light, they rotate the path of the plane polarized either to the left or to the right. तो ऐसा जा रहा होगा, अभी ऐसा हो जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा, either left or either right. ठीक है, not all the organic substance rotate the plane polarized light. The substances which rotate the plane polarized light are called optically active substances. इनको भाई साहब अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। समझ में आ रहा है? लाइट पोलराइड क्रिस्टल, अभी भाई साहब ये प्लेन पोलराइज लाइट, तो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जैसे इससे पास करेगा या तो इधर घूमेगा या तो इधर घूमेगा, या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाएगा या तो राइट की तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके,
द कॉमन एग्जाम्पल्स आर लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। ये सब आपके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। द सब्सटेंसेज विच डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेज। जो रोटेट नहीं करते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। सारे सब्सटेंसेज से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका रोटेट नहीं करता है, जहां पे रोटेट करेगा उसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? ओके हाँ हाँ, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। This property of substance by virtue of which it rotates the plane of polarized light is called optical activity. All optical active substances do not rotate the plane of polarized light in the same direction. अलग अलग directions में ये rotate करते हैं. Some rotate the plane of polarized light to the right, that is clockwise. ये देखो आपका source of light है, ये भाई साहब रावण के 10 सर, अभी भाई साहब निकोल प्रिज्म से जाते ही एक सिर बचा है, ठीक है। नाउ लेट्स से आपने सैंपल ट्यूब रखा है, इसमें कोई एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखा है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी देता है, तो ये भाई साहब क्या हो गया, अभी ये जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, लेकिन अभी ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब नाउ द एंगल इज अल्फा टू द पोलरॉइड एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये एनालाइजर से आप देखोगे तो ये घूम गया है, ठीक है, दैट इज बेसिकली रोटेटेड। ओके, तो कोई क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरफ घूमेगा, और कोई भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरफ घूमेगा, ठीक है। सो सम आर रोटेटेड टू द राइट, दैट इज क्लॉकवाइज, while some are rotated to the left, that is anti-clockwise. The direction and magnitude of the rotation of plane of polarized light by a substance is measured with the help of an instrument called polarimeter. इससे हम भाई साहब इसको मेजर करते हैं। Are we clear to this one, बच्चा बाड़ी? Okay, चलिए भाई साहब, the polarimeter consists of a light source, two Nicol prisms, ये सब आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, leave it, ठीक है, analyzer ये, ठीक है। Okay, if the substance does not affect the plane polarized light, it is said to be optically inactive, ठीक है। If the substance rotates the plane, जो आप ये जरूरी नहीं है, आपका फिजिक्स में है, the substance does not affect the plane polarized light, it is said to be optically inactive. If the substance rotates the plane polarized light, it is called optically active. A substance which rotates the plane of polarized light to the right is called dextrorotatory. ठीक है, ये plane polarized light जाना था, राइट में रोटेट हुआ, मतलब किस तरफ रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, राइट। Such compounds are designated by D or the sign plus, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब राइट में, ठीक है। Such compounds are denoted by D or plus. A substance which rotates the plane polarized light towards the left is called levorotatory, ठीक है। Such compounds are designated as L और negative sign minus. ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसको नेगेटिव साइन L देंगे, लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट और प्लस साइन, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन और लीवोरोटेटरी हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का सफिक्स क्या हो जाएगा, मतलब प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, डी, और लेवोरोटेटरी का एल, ठीक है, प्लस या माइनस, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड which is extracted from muscle tissues rotates light to the right and hence it is known as dextrorotatory lactic acid. अगर आपका एक्सरे है, किसी किसी चीज के लिए भी एक्सरे है, तो एक्सरे कराने के पहले ना आपको बहुत शांत बैठना पड़ेगा। क्यों? सोचिए इस चीज को, क्यों? क्योंकि जब आप मूवमेंट करते हैं ना, तो आपका मसल, समझ लीजिए एक्सरे इंसान क्यों कराएगा, कोई हड्डी क्रैक हुआ है या कुछ मतलब मिसअलाइनमेंट हुआ है, हड्डियों का मिसअलाइनमेंट हुआ है या क्रैक हुआ है, पेन हुआ है, जो भी है, ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर से लेकर बड़े फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, आप उसके लिए एक्सरे करा रहे हैं। अभी आप समझो भाई साहब, आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जब भी आप एक्टिविटी करते हैं आपके मसल से लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, ये और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई स्पोर्ट्स करें, चाहे वैसा जिम हो, योगा हो, कोई स्पोर्ट्स करें, उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो लैक्टिक एसिड आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ना कि उस जोड़ों, अगर आप नहीं करते हैं तो वो जोड़ों पे भाई साहब जमा होने लगेगा और जोड़ों के कार्टिलेज को, बोन को वो खाने लगेगा धीरे धीरे। लैक्टिक एसिड है भाई साहब, एसिड का रिएक्शन होगा। इसीलिए पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू डू स्ट्रेचिंग एंड ऑल, हु आर स्पोर्ट्समैन and who are not used to do all these things, they get cramps very easily. वो एक टाइम आएगा जब वो शायद बैठ भी ना पाए घुटने मोड़ के, ठीक है, हो सकता है अरे भाई पूरा उम्र भर खेला है लेकिन अभी चल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने अपना स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं किया था अपने टाइम पे, और स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं किया था, इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड उसके जोड़ों पे बार बार एक्यूमुलेट होता गया और जोड़ों में जो कार्टिलेज है, जो जो भी चीजें हैं, वो वैसा डिकम्पोज होती गई एंड दैट हैज रेंडर्ड द पर्सन लिटिल हैंडीकैप, ठीक है। खैर हमको उसमें नहीं जाना है। अभी अगर मैं बोल रहा हूं कि आप लेट्स से एक्सरे करा रहे हैं किसी भी चीज का और आप दौड़ धूप कराए हैं, तो दौड़ धूप कराए तो लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, ये क्या करेगा, एक्सरे जो है उसके प्लेन को रोटेट कर देगा,
समझ में आ रहा है? एक्सरे जो जाएगा उसके प्लेन को रोटेट कर देगा। हेंस इट इज ऑलवेज एडवाइज दैट बी काम एंड कूल बिफोर एन एक्सरे इज डन। ठीक है, आप आराम से बैठिए। कभी कभी लाइन नहीं रहती है, फिर भी डॉक्टर्स बैठा के रखते हैं। हाँ भाई साहब, धूप में दौड़ धूप कर आए हैं, रुकिए बैठिए थोड़ा सा, अब हम करेंगे एक्सरे। ठीक है, खैर जो भी है। तो डेक्सामेथासोन लैक्टिक एसिड। ऑन द अदर हैंड, 2-methyl butane which is obtained as a byproduct of the formation of starch to ethyl alcohol, जो दारू बनता है, it rotates the light to left and it is known as levorotatory। तो ये सब भाई साहब प्लस एंड माइनस आइसोमर्स। So the plus and minus isomers of a compound are known as optical isomers and the phenomena is known as optical isomerism। Plus मतलब dextrorotatory, minus मतलब levorotatory। ये जो आइसोमर्स बन रहे हैं इनको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि आइसोमर्स का जो रिजल्ट है वो आपको कहां पे देखने को मिलता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी में। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन दे आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। आर वी क्लियर टू दिस? ओके। स्पेसिफिक रोटेशन टू एक्सप्रेस द ऑप्टिकल, छोड़ो ये तुम्हारे काम का नहीं है। ओके, अभी स्टीरियो आइसोमरिज्म में एक चीज और देखते हैं अपन। अगर मैंने अपना हाथ मिरर के सामने रखा, ठीक है, और अगर मैं, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा भाई साहब? हाउ विल द इमेज बी फॉर्म? ऐसे। ठीक है, क्या ये सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं? ये मेरा इमेज कैसे बनेगा? ऐसे। अगर मैंने इमेज को और इसको मिला दिया तो क्या सुपर इम्पोज ढक जाएगा? क्या मैं अपने दूसरे हाथ को देख पाऊंगा? नहीं। Will I be able to see the fingers of my other hand? No। तो इसको अपन बोलते हैं परफेक्ट सुपर इम्पोजेबल इमेज। सुपर इम्पोजेबल इमेज मीन्स दैट द फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड और द इमेज आर नॉट विजिबल। ठीक है, तो मिरर इमेज इज अ सुपर इम्पोजेबल इमेज बोलेंगे हम इसको। ठीक है, सो हैंड्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, ओ सॉरी, मिरर इमेज में नहीं होगा ना भाई साहब, ऐसे बनेगा ना इसका, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा ना, मिरर के सामने ऐसे बनेगा ना। इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, नहीं हो पाएगा भाई साहब, ये मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, दिस विल नॉट बी सुपर इम्पोजिंग। कब कैन बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज? तो आपका भाई साहब हैंड्स इन अ कायरल ऑब्जेक्ट, इसको अपन बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट। कायरल मतलब क्या होता है? जब आपका सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन एक्चुअली इस चीज को हम समझेंगे, सुपर इम्पोजिशन इज नॉट पॉसिबल। और अकायरल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? सुपर इम्पोजिशन इज पॉसिबल। तो इससे निकलते हैं अपन। ठीक है, तो लुईस पास्चर बेसिकली ऑब्जर्व दैट द क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज सोडियम, अमोनियम टार्ट्रेट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स व्हिच आर मिरर इमेजेस। ठीक है, दो फॉर्म्स में है और ये दोनों एग्जैक्ट क्या है? आपके मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, so he laid the foundation of modern stereochemistry। He demonstrated that aqueous solution of both types of crystals showed optical rotation। ठीक है, दोनों का भी ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है, दोनों क्रिस्टल्स का ही, इन मैग्नीट्यूड फॉर सॉल्यूशंस ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा लीवोरोटेटरी। ठीक है, he attributed this difference in optical activity to the three-dimensional arrangement of atoms called configurations in two types of crystals। Dutch scientists Van 't Hoff and Bell, both independently in the same year, pointed out that 4 valencies of carbon atom are directed towards the corners of a regular tetrahedron। जो भी कंपाउंड है ऐसे होगा भाई साहब। ठीक है, ये कार्बन बीच में है, ऊपर कुछ, और ये ऐसा है कि नहीं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी। ओके, groups are attached to a carbon atom at different such that a carbon atom is called asymmetric carbon atom और स्टीरियो सेंटर। तो कार्बन जो सेंटर में होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक और स्टीरियो सेंटर। ठीक है, क्लियर है? देखो ये तभी होगा जब चारों ग्रुप्स अलग अलग हों। अगर चारों ग्रुप्स H हो जाएंगे तो वो सिमेट्रिक सेंटर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, टेट्राहेड्रन इन ऑल कार्बन एटम आर डिफरेंट। मतलब क्या है? आपका ये एक कार्बन एटम है, देखो ये A, ये दूसरा एटम B, ये तीसरा एटम C, ये हो गया भाई साहब D। ऐसा टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम या स्टीरियो सेंटर। यहां से ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर सब में H है या सेम ग्रुप है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, so that such a carbon atom is called an asymmetric carbon atom or stereo center। The molecule containing asymmetric carbon would lack symmetry and it is called asymmetric molecule। इस molecule को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? Asymmetric molecule। This asymmetry of the molecule is responsible for optical activity in compounds। इसी से भाई साहब आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। The symmetry and asymmetry were also observed in many day-to-day objects as given below। ठीक है, an object or a molecule which is not superimposable on its mirror image is called chiral। ठीक है, और ये तो अभी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, अभी भाई साहब कार्बन की बात करते हैं। ठीक है,
तो समझ लो आपका ये कार्बन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भाई साहब बी है, इधर सी है, ये डी है, ठीक है। इसका मिरर इमेज क्या होगा भाई साहब, बताइए मिरर इमेज क्या होगा? इधर बी होगा, इधर डी होगा, इधर सी होगा और इधर ए होगा। अब इसको इसके ऊपर बैठाओ, क्या ये ढकेंगे? नहीं ढकेंगे ना भाई साहब, कैसे ढकेंगे रे? ठीक है, ये बी इधर आएगा, ये बी इधर आएगा, ठीक है। इधर भाई साहब सी है, इधर डी है, इधर डी है, तो नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होंगे। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो दीज आर एन ऑब्जेक्ट और अ मॉलिक्यूल विच इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। इसी कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो पहली बात तो कार्बन में जो 4 ग्रुप्स होंगे वो अलग होंगे, और जब उनका मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ कायरल कार्बन। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कायरल ऑब्जेक्ट इज ह्यूमन हैंड। इफ वी होल्ड आवर लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर द इमेज लुक्स लाइक दैट ऑफ अ राइट हैंड। सही तो है भाई साहब? तो मतलब आपका थंब अगर इस तरफ है तो उधर क्या दिखेगा? उस तरफ दिखेगा ना, ये होगा इसका इमेज। दिस विल बी द इमेज एंड दे विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे, ठीक है। Therefore, hands are chiral. Similarly, gloves, shoes are chiral objects. The general property of handedness is called the chirality. On the other hand, cup fork, ठीक है, ये आपके achiral objects होते हैं. The same principle of right hand and left handedness can apply to organic molecules. The molecules which are not superimposable on their mirror images, जो अपने mirror images पे superimposable ना हो, मतलब ना ढक जावे, ठीक है। अगर आपने इस मॉलिक्यूल को उठाकर इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दिया और सारे जितने भी एटम्स है वो ढक जा रहे हैं, तो वो सुपर इम्पोजेबल हो गया। और अगर आप ऐसा करते हैं और मॉलिक्यूल्स नहीं ढक रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और अगर ऐसा हो रहा है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो जो आपका कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कायरलिटी, ठीक है, क्लियर? आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स। The property of non-superimposability of a structure on its mirror image is called as chirality. ठीक है, इसी को अपन बोलेंगे chirality. क्लियर है? ओके। तो सिमिलरली जैसे आप देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक भाई साहब कंपाउंड है, कार्बन है, देखो इसमें आपका इस तरफ आपकी तरफ CH3 ग्रुप है, आपसे दूर की तरफ CH3 ग्रुप है, एक H ग्रुप है और OH ग्रुप है। इसका मिरर इमेज देखोगे तो ऐसे आएगा, है कि नहीं? अभी इसको उठाकर इसके मिरर इमेज पे डालो, क्या ये सुपर इम्पोजेबल होगा? नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। तो टेस्टिंग सुपर इम्पोसिबिलिटी ऑफ प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल है भाई साहब ये। सी इज सुपर इम्पोसिबल। तो क्या आपका देखो रोटेट करो, अभी देखो अगर मैंने इसको इसके ऊपर डाला और इसको रोटेट किया 180 डिग्री से, इसको भाई साहब इस इमेज को, ये मिरर इमेज आया, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तो अब ये सुपर इम्पोसिबल है? अब ये सुपर इम्पोसिबल है? यस, ठीक है। सी इज नाउ सुपर इम्पोसिबल ऑन ए। तो आपने यहाँ पे क्या किया भाई साहब? एज इट इज डू नॉट करें, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो भाई साहब? एज इट इज एविडेंट प्रोपेन टू ऑल डज नॉट कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन। ये एसिमेट्रिक कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ठीक है। CH3 ठीक है, लेकिन बाकी के ग्रुप्स तो डिफरेंट है, बिकॉज ऑल द 4 एटम्स ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन अकायरल मॉलिक्यूल। तो ये एक अकायरल मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। Let us confirm it by superimposability test. The 3-dimensional structure of propane to all is shown as A as its mirror image, as shown is B. To check the superimposability of B over A, rotate B through 180 degree in such a way that COH bond is the new structure. ठीक है, जैसे आपने इसको 180 डिग्री से घुमाया इस इमेज को, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई साहब? नाउ वी फाइंड दैट A and C are superimposable and this is an achiral molecule. ये आपका achiral molecule हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर ब्यूटेनॉल। अभी आपका देखो ब्यूटेनॉल है, यहां पे आपका देखो क्या था? CH3 ये दोनों सेम ग्रुप्स थे, ठीक है। तो आपका यहां पे देखो सारे अलग ग्रुप्स हैं, एक में OH है, एक में H है, एक में C2H5 है, बेसिकली दिस इज एथाइल, और एक में आपका मिथाइल, इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन एंड अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। इसका भाई साहब मिरर इमेज ये बनेगा। अभी अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊं, ठीक है, नाउ क्या आप इसको भाई साहब सुपर इम्पोज कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऊपर देखो C2H5 आ गया है और उधर ऊपर क्या है? CH3 है। यहाँ पे भाई साहब CH3 है, उधर क्या आ गया? C2H5। अगर आपने 180 डिग्री घुमाया इसको तो दैट विल नॉट बी सुपर इम्पोजेबल, ये अभी सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। F इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन D, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब?
सो एग्जामिन, तो ये आपका एक कायरल मॉलिक्यूल हो गया। तो ये वाला आपका क्या था, अकायरल मॉलिक्यूल, और ये वाला आपका क्या हो गया भाई साहब, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। So the concept of chirality and chirality can also be demonstrated illustrated by alphabet letters। जैसे आप देखो यहाँ पे P है और ये P है, इस P को अगर मैं इसके ऊपर डालूं तो क्या ढकेगा, नहीं। तो ये हो गया भाई साहब आपका कायरल या नॉन सुपर इम्पोजिबल। जहां पे नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल। और जहां पे सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बन रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अकायरल। ठीक है, ए है भाई साहब, इसके ऊपर इसको डालो ढक जाएगा भाई साहब, सुपर इम्पोजिबल, तो ये हो गया आपका अकायरल। ठीक है, क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी एप्लीकेबल होते हैं भाई साहब। ठीक है, कायरल और असिमेट्रिक कार्बन, आप देखो यहाँ पे सी, ए बी सी डी अलग अलग है, इसको भाई साहब मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगा ये। ठीक है, ज्यादा करके आपका जहां पे भी ऐसा कार्बन है जो अलग अलग एटम से घिरा हुआ है, इट विल ऑलवेज गिव एन अकायरल इमेज। ठीक है, सॉरी कायरल इमेज। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कायरल और असिमेट्रिक without symmetry carbon atom। ठीक है, it generally indicated by asterisk। ठीक है, a modern term for carbon is stereogenic center, इसको हम बोलेंगे stereogenic center और stereo center। ठीक है, ऐसे कार्बन जिसमें सब अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं उसको अपन बोलेंगे स्टीरियो सेंटर, दैट इज कॉल्ड अ स्टीरियो सेंटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन है, इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, इसका मिरर इमेज निकालोगे तो ये होगा नॉन सुपर मिरर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाएगा। तो दैट विल बी बेसिकली अ स्टीरियो सेंटर कार्बन और कायरल कार्बन। ठीक है, क्लियर है, ओके। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन रहे हैं। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग असिमेट्रिक और कायरल कार्बन, देखो भाई साहब सब अलग अलग हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं कायरल कार्बन। ये भी भाई साहब आपका देखो सब अलग अलग है, कायरल कार्बन सब अलग अलग है, कायरल कार्बन। So these are some examples. It may be noted that the molecule contains one symmetric carbon, it is always chiral। ठीक है, आपका अगर एक भी सिमेट्रिक कार्बन, however the necessary condition for chirality is not just the presence of asymmetric carbon atom but the symmetry of the molecule as a whole। ठीक है, सिर्फ असिमेट्रिक कार्बन एटम ही नहीं बल्कि पूरी मॉलिक्यूल का सिमेट्री होना चाहिए। कभी कभी जो एंगल्स होते हैं उसमें गड़बड़ा हो जाता है, जो एंगल्स बनते हैं। ठीक है, okay, the prediction of chiral or asymmetric carbon atom is very easy। We are only to see if any carbon atom which is bonded to 4 different atoms or groups in the molecule or not। तो आपका देखो कार्बन एटम है, फॉर एग्जांपल 2 क्लोरोपेंटेन हैज asymmetric और chiral कार्बन। ये आपका भाई साहब ये वाला कार्बन क्या है, asymmetric और chiral कार्बन है ना, सब ग्रुप्स आपके डिफरेंट हैं। ठीक है, नॉन एसिमेट्रिक कार्बन, अभी आपका भाई साहब नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यहां पे भी भाई साहब आपका देखो कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम है क्या, बताइए। फॉर एग्जाम्पल 2 क्लोरोपेंटेन, ये आपका 2 क्लोरोपेंटेन हैज असिमेट्रिक और कायरल कार्बन, ये आपका, बट 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन डज नॉट हैव एन एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन। इसमें भाई साहब एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, इसमें आपका एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन नहीं है, इसमें भाई साहब है। ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूल दैट हैज अ प्लेन सिमेट्री इफ एन इमेजिनरी लाइन, इसको छोड़ दो भाई साहब, ये आपका प्लेन सिमेट्री। ओके, the fact that butanol, अभी देखो जैसे ये butanol and its mirror image cannot be superimposed shows that these two are different molecules। ठीक है, these are non superimposable mirror images and these are known as enantiomers। ठीक है, तो आपका देखो समझ लो ये butanol 2 है, अगर आपका भाई साहब इसका मिरर इमेज डालेंगे तो ये आएगा, क्या ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, एनांशियोमर्स। दीज आर नोन एज एनांशियोमर्स। ठीक है, ओके। जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसको आपने बनाया, ये 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका भाई साहब ये स्ट्रक्चर है, इसको सुपर इम्पोज करो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये भी भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनांशियोमर्स मस्ट नॉट ओनली बी मिरर इमेजेस बट दे मस्ट ऑल्सो बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होंगे, इनको हम बोलेंगे एनांशियोमर्स। लैक्टिक एसिड देखो भाई साहब यहाँ पे ये और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, अगेन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, ओके। एन इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, कल हमने देखो रेसिमिक मिक्सचर की बात की थी, डेक्स्ट्रो एंड लिवियोफॉर्म्स, एक मिक्सचर का एक पार्ट पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमा रहा है और एक पार्ट राइट की तरफ घुमा रहा है। अगर ये इक्विमोलर हुआ मतलब ये 50% है और ये 50% है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। दिस इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज डीएल और प्लस माइनस फॉर्म्स एंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव? ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट आ रहा था,
अभी इसमें 50% ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसको इधर घुमाए और 50% ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसको इधर घुमाए। ठीक है, तुम्हारे कान अगर दोनों इक्वल फोर्स से खींचे जाए तो तुम्हारी मुंडी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो आपका भाई साहब ये इधर घूमेगा कि इधर घूमेगा, ये कहीं नहीं घूमेगा, ऐसे चला जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम बेसिकली यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन एक्चुअली में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल से नहीं बना है। इट इज अ रेसिमिक मिक्सचर विच इज इक्वीमोलर रेसिमिक मिक्सचर। प्योर रेसिमिक मिक्सचर है, मतलब 50% मॉलिक्यूल जिसके 50% मॉलिक्यूल जिसके, जिसके वजह से भाई साहब ये एक, ठीक है, इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज DL or plus minus forms and will be optically inactive. The process of converting D or L form of an optically active compound into racemic form is called as racemization. For example, on mixing equal amounts of plus and minus, we get plus minus chlorobutane racemic mixture. It will have zero optical rotation, but the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to the other. ठीक है, रोटेशन एक का दूसरे रोटेशन को कैंसिल कर देगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म्स इज नोन एज रेजोल्यूशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म्स enantiomers is known as resolution. However, whenever an optically active compound is synthesized in the lab, the product formed in most of the cases is a racemic mixture and thus optically active. इसका मतलब क्या है, प्योर रेसिमिक मिक्सचर आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, ज्यादा करके आपके जितने भी रेसिमिक मिक्सचर्स आपको लगते हैं कि बन रहे हैं, वो रेसिमिक मिक्सचर्स नहीं हो पा रहे हैं, मतलब रेशियो उसका कम ज्यादा हो रहा है। जैसे हम कल देख रहे थे, ठीक है, 60-40 70-30 ऐसा रेशियो बन रहा है, जिसके वजह से जो एक्सपेक्टेड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है वो हमको ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है। देयर इज अ सर्टेन डिफ्लेक्शन ऑफ एन एंगल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या लीवो रोटेटरी हो, दैट डजंट मैटर। This is due to the fact that the equal chances of formation of DNL forms in the lab. The physical separation of racemic mixture resolution is not easy. Since the pair of enantiomers exhibit the same chemical and physical properties, they cannot be separated by ordinary. तो इन enantiomers को हम dextrorotatory या levorotatory enantiomers को हम separate नहीं कर सकते easily. One of the most common methods is to allow the racemic mixtures to react with an enantiomer of some other compound. ठीक है, this changes the racemic form into a mixture of diastereomers which have different melting and boiling points and solubilities. ये complex process है। ठीक है, okay, now रिटेंशन का प्रोडक्ट देखा हमने कल और इन्वर्जन का प्रोडक्ट देखा। ठीक है, whenever a chemical reaction is carried out on a chiral molecule, कौन सा मोलिक्यूल, chiral molecule। chiral molecule कौन होता है, जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं और जिसके इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, इस पे द प्रोडक्ट में हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज द रिएक्टेंट और में हैव द ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे समझो ये आपका भाई साहब प्रोडक्ट है, ये आपका भाई साहब रिएक्टेंट है और ये कॉन्फ़िगरेशन आया इसका। ठीक है, क्लियर है, y प्लस एक्स माइनस, तो ए सी बी है। अभी भाई साहब आपका क्या हो गया, y यहाँ पे प्लस हुआ है और x माइनस हुआ है। जैसे आपका होता है ना भाई साहब, आपका हाइलिडाइन गया और न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस हुआ है और y आया है, तो आपका y इधर। ठीक है, क्लियर है, ओके। If the relative spatial arrangement of bonds at an asymmetric center in a chiral molecule remains the same before and after, the reaction is said to occur with retention configuration. ठीक है, रिटेंशन मतलब क्या है, जहां पे आप थे वहीं पे दूसरा कोई आया, रिटेन कर लिया आपने। ठीक है भाई साहब, ये x जो यहां से गया है उसी की जगह पे y आ गया है, तो रिटेंशन। तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन पीस। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जहां से आपका जैसे S11 आप देख रहे हैं, SN1 ज्यादा करके रिटेंशन स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जहां से गया है उधर से आएगा कि उसके पीछे से आएगा। ठीक है, सो वी विल सी। ठीक है, ये आपका पहले हम देखेंगे रिटेंशन क्या होता है। Stereoisomers are named according to the two systems D and L system, R and L system. ठीक है, okay. In this reaction, there is retention of configuration because the relative configurations of the atoms is same. ठीक है, okay. As well as in the product. In general, if during a reaction no bond to stereo center is broken, the product will have the same general configuration of the groups around the stereo center as the reactant. ठीक है, अगर कार्बन आपका जो स्टीरियो सेंटर है उसके साथ कोई ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई है तो जनरली आपको भाई साहब रिटेंशन स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपका OH है, HCl है, इसको आपने हीट किया तो CH2Cl बन गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज नोन एज अ रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। प्लस है, ठीक है, प्लस है, प्लस मतलब ये पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, ओके। So during the reaction, no bond of the asymmetric center is broken. Therefore, the reaction proceeds with retention of configuration.
इवन यहाँ पे ऑप्टिकल अगर आप देखोगे ये माइनस से क्या हो गया है प्लस, मतलब ये किस लाइट को किस तरफ घुमा रहा था, ये वो रोटेटरी था और ये क्या हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लेकिन इट हैज बीन एबल टू रिटेन इट स्ट्रक्चर, तो ये रिटेंशन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बहुत जगह पे ऐसा लिखा रहेगा आर प्लस, इसका मतलब क्या है जो फाइनल प्रोडक्ट बनाए वो रिटेंशन स्ट्रक्चर है, और प्लस क्या है भाई साहब, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। ठीक है, ओके, आउटकम्स ऑफ अ रिएक्शन इन्वर्जन रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, ये आपका भाई साहब एक कंपाउंड, सॉरी ये कंपाउंड है भाई साहब। ठीक है, ओके, तो इस कंपाउंड का देखो एक राउट ये है, मतलब x माइनस हो रहा है और y इसमें प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, देखो ये x गया, इस x के जगह पे क्या आया भाई साहब y आया। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों को सुपर इंपोज करोगे विल दे बी सुपर इंपोजेबल, नो, ये आपके सुपर इंपोजेबल इमेजेस नहीं है। ठीक है, इसमें आओ भाई साहब, x गया और y आया, तो इज इट सुपर इंपोजेबल, तो ये क्या हो जाएगा रिटेंशन स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका रिटेंशन स्ट्रक्चर, और ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा आपका इन्वर्जन स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, उल्टा स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज रिटेंशन स्ट्रक्चर वेर इन द ओरिजिनल मॉलिक्यूल हैज बीन रिटेन्ड एंड दिस इज आपका इन्वर्जन स्ट्रक्चर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो इफ बी इज द ओनली प्रोडक्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिर्फ आपका बी ही बना होगा तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड because B has the same configuration. If C is the only product, the process is called inversion configuration. तो अगर C आपका only product है तो इस product को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, C अगर आपका only product है तो आप इसको क्या बोलेंगे inversion configuration। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, एक्चुअली में आपका B प्लस C दोनों बनता है, B प्लस C दोनों बनता है, और रेसिमिक मिक्सचर कब होता है जब दोनों इक्वल प्रोपोर्शंस में बनते हो। अगर रेसिमिक मिक्सचर होगा और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रेसिमिक मिक्सचर का क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमिन कर पाएंगे आप? देखो, रेसिमिक मिक्सचर है मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट बनाए और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाए, तो इन दोनों में से कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और कोई लीवो रोटेटरी होगा। अगर मैं बोलूं रेसिमिक मिक्सचर है, प्योर रेसिमिक मिक्सचर मींस 50% इक्विमोलर, मतलब अगर एक ने राइट में घुमाया एक ने लेफ्ट में घुमाया तो कंपाउंड रिजल्टेंट क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, लेकिन एक्चुअली में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, लेकिन एक प्योर रेसिमिक मिक्सचर है जिसके वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ओके, सो इफ B is the only product the process is called retention, if C is the only product it is called inversion, और अगर इक्विमोलर मिक्सचर है B और C के 50:50 then is called optically inactive। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है भाई साहब, ये या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या तो लीवो रोटेटरी होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इन्वर्जन वाला लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल है भाई साहब, एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल इमेजेस हैं, तो यहाँ पे भाई साहब ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा ये लीवो रोटेटरी होगा, लेकिन अगर इक्विमोलर मिक्सचर है दोनों सेम रेशियो में बने हैं तो आपका रिजल्टेंट कंपाउंड का कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक उतने ही एंगल से इसको घुमा रहा है दूसरा उतने ही एंगल से इसको इधर घुमा रहा है, सो देयरफॉर द रिजल्टेंट घुमाव फिरिंग विल बी जीरो। ठीक है, ओके, इन केस ऑफ स्टीरियोकेमिकल, अभी हम देखेंगे SN1 का रिएक्शन में क्या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, SN1 के रिएक्शन में इन केस ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलिड, कोई अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलिड है मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में या तो लेफ्ट में घुमा रहा है वैसा, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या तो लेवो रोटेटरी है, या तो प्लस साइन वाला होगा या तो माइनस साइन वाला होगा, या तो विद अ डी प्रीफिक्स या एल प्रीफिक्स वाला होगा। ठीक है, so obtained during an SN1 reaction is a racemic mixture. In case of an optically active alkyl halide, the product obtained during SN1 reaction is a racemic mixture. ठीक है, जो प्रोडक्ट आप ऑब्टेन करते हैं ठीक है इन SN1 रिएक्शन इट इज अ रेसिमिक मिक्सचर, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज अ स्लो स्टेप। ठीक है, ये भाई साहब अकायरल स्पीशीज है। ठीक है, स्लो स्टेप है और अकायरल स्पीशी है, कायरल कार्बन नहीं है, अकायरल कार्बन है। Therefore, the attack of nucleophile can take place with equal ease from both the faces. जहां से आपका हैलिड आयन गया है वहां से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकता है। ठीक है, एंड द चांसेस आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, ओके, तो फ्रंट एंड रियर फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ टू एनांटियोमर्स। ठीक है, in one enantiomer the nucleophile occupies the same position as originally occupied by the halogen atom, while in the other enantiomer the nucleophile occupies the position opposite to that of the halogen atom। क्या ये समझ में आ रहा है? हैलोजन इधर से गया इधर से ही आया और हैलोजन के ऑपोजिट से आया। ठीक है, अगर ये जो दो एनांटियोमर्स बन रहे हैं ठीक है इन दोनों का 50-50 है तो इसका मतलब ये रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, मतलब ऑप्टिकली क्या हो जाएगा भाई साहब
इनएक्टिव, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव था, अल्काइल हैलिड ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन जो आपके न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके रिटेंशन के और इन्वर्जन के या आपके जो रेसिमिक मिक्सचर वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है। रिजल्टेंट आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, ओके। इन वन एनांटियोमर द न्यूक्लियोफाइल ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द ओरिजिनल while in the other, ठीक है। तो आपका बस एज अ रिजल्ट 50-50 मिक्सचर ऑफ टू एनांटियोमर्स लिवो एंड डेक्स्ट्रो इज फॉर्म, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज अ रेसिमिक मिक्सचर व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। SN1 reactions optically active alkyl halides are accompanied by racemization। अगर SN1 रिएक्शन आपके ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, द प्रोडक्ट इज अ रेसिमिक मिक्सचर, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब अगर आपका एल्काइल हैलिड किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट घुमा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन उसके हैलिड को निकालकर आपने न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन किया है बाय SN1, तो आपको क्या मिलेगा? जनरली यू विल गेट अ रेसिमिक मिक्सचर which will bring its optical activity to zero, it will render it optically inactive। और अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलिड है अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे आपका ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन है, इसका ब्रोमीन चला गया, ये कार्बोकटाइन बना, ठीक है, ओके। अभी कार्बोकटाइन में आपका इधर से ब्रोमीन गया है, तो इधर से आपका OH आ सकता है और इसके ऑपोजिट साइड से भी OH आ सकता है। इधर से अगर OH आया तो ये बनेगा, इधर से अगर OH आया तो ये बनेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा? ये 50% एनांटियोमर और ये 50% एनांटियोमर। ये भाई साहब आपका माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाएगा, ठीक है। मतलब किस तरफ घुमाएगा? ये इस तरफ घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भाई साहब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब आपका पॉजिटिव की तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो दोनों भी एक एंगल से ही घुमा रहे हैं, तो रिजल्टेंट एंगल भाई साहब डेविएशन होगा नहीं, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये प्लेनर कार्बोकटाइन, ये हो गया आपका रेसिमिक मिक्सचर व्हिच इज बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। सो आउट ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव अल्काइल हैलिड आफ्टर द रिमूवल ऑफ हैलिड एंड आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल यू आर गेटिंग अ रेसिमिक मिक्सचर व्हिच इज प्योरली ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे भाई साहब SN1 का, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कायरल कार्बन SN2 का, रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म। ओके चलिए भाई साहब, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 इन द फर्स्ट स्टेप द कार्बोकटाइन इज फॉर्म व्हेन द लीविंग ग्रुप्स लीव्स द अल्काइल हैलिड, ठीक है। द कार्बोकटाइन हैज ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ऐसा है भाई साहब, ऐसा ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। In the second step, the attack of the nucleophile can happen from either side of the plane of carbocation. As a result, two optical isomers of the final product are formed. तो ये भाई साहब आपका एक ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, ये भाई साहब आपका एक ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, है ना? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कायरल कार्बन है तो आपका ये ऑप्टिकल, तो एक ऑब्वियसली डेक्स्ट्रोरोटेटरी कार्बोकटाइन 2 बन रहा है भाई साहब, ठीक है। ये आपका ब्रोमीन गया, अभी जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। When the bromide leaves the 2 bromobutane, the secondary carbocation intermediate, ये आपका secondary carbocation intermediate फॉर्म हुआ। ये देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब अगर आप ब्रोमीन को आइसोलेट नहीं कर पाए तो ये इसमें इसीलिए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है जो ब्रोमीन को आइसोलेट कर ले। आप चल भाई साहब तू, ठीक है, इधर आ ही नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। So in the next step, the nucleophile that is OH minus attacks the carbocation and can attack the carbocation from both the sides, ठीक है, from the front and the back side. So two optical isomers are formed, तो दो optical isomers, ये भी 50% फॉर्म हो रहा है और ये भी 50% आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? So are formed, one rotates the plane polarized light in the clockwise direction, एक भाई साहब ये वाला क्या करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, the other one rotates it in the anti clockwise direction, ठीक है। ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो हो गया लीवो रोटेटरी। सो रिजल्टेंट रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी 0 एंड हेंस इट विल बिहेव एज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो बोथ द आइसोमर्स आर फॉर्म्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, और इसी इक्विमोलर प्रोपोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। दिस इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी? ओके। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन arises due to the presence of chiral carbon in the compound। अगर भाई साहब कायरल कार्बन रहेगा तो ही आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इवॉल्व होगी। द साइड फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग इज द फ्रंट साइड एंड द साइड टू विच ऑपोजिट टू दैट साइड इज द रियर साइड और द बैक साइड, ठीक है, ओके। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कायरल कार्बन
इसमें भाई साहब दो चीजें पॉसिबल है, रिटेंशन, इन्वर्जन, और फाइनली आपका क्या है, रेसिमाइजेशन। ठीक है, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। ओके, तो हो सकता है सिर्फ रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बने, हो सकता है सिर्फ इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बने, और हो सकता है भाई साहब आपका दोनों का मिक्सचर बने, विच इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ठीक है, ओके। So retention of configuration when the nucleophile is attached at the same side as the leaving group। तो आपका भाई साहब जब लीविंग ग्रुप है, समझ लो इसमें से आपका लीविंग ग्रुप, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये लीव करके आया क्या भाई साहब आपका वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स जिस साइड में था उसी साइड में वाई आया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव था तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड एट द सेम साइड एज द लीविंग ग्रुप, सो दिस इज योर लीविंग ग्रुप बच्चा पार्टी, एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैज कम इन इट्स प्लेस द सेम, तो ये हो गया आपका रिटेंशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये भाई साहब आपका एक्स है, इसके उल्टे में आया है भाई साहब वाई, तो आप देखो ये वाला एच उधर चला गया, ये वाई उधर आ गया। ठीक है, so when the nucleophile is attached at the opposite side of the leaving group, the leaving group was from here but the nucleophile came here। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों गायब हो गए, ये सिर्फ इधर आ गया, उसके ऑपोजिट साइड में आया। ठीक है, ओके। रेसिमाइजेशन क्या होगा भाई साहब, जब दोनों इक्विमोलर में हो, मतलब ये भी 50% हो और ये भी 50% हो। ठीक है, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों भी अगर आपका 50-50% इक्विमोलर में हो तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, दिस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन व्हेन इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ प्लस दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी फॉर्म्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इक्विमोलर परसेंटेज अगर प्रेजेंट है तो SN1 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव हैलिड इज अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन एज शोन। ऑप्टिकली एक्टिव अगर रहेगा, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। ओके, एग्जांपल द न्यूक्लियोफाइल OH, अभी देखो जैसे यहाँ पे आपका ब्यूटेन टू ऑल है, ठीक है, ये 50% बना है, और माइनस ब्यूटेन टू ऑल है, ये 50% बना है। ठीक है, OH ग्रुप का, तो ये आपका क्या बना है भाई साहब, आपका रेसिमिक मिक्सचर इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L forms, dextrorotatory and levorotatory forms of an optically active compound। ठीक है, so the nucleophile OH minus attacks the carbocation from the front and the back side, so two optical isomers of butane to all are formed in equimolar proportions, thus we get a racemic mixture। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, so practically we get a slightly higher proportion of inverted products। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, हमको ज्यादा क्या मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स ज्यादा मिलते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, इन SN1 रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिए। प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए आपका, कि भाई आपके दोनों प्रोपोर्शन सेम होने चाहिए, बट इन प्रैक्टिस वी गेट द SN प्रोपोर्शन अ लिटिल मोर। ठीक है, so here as the leaving group leaves the molecule a carbocation is formed। जैसे ही भाई साहब लीविंग ग्रुप मॉलिक्यूल रूप करेगा तो एक कार्बोकैटायन बनेगा। ऑल्दो द लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल इट इज स्टिल रिमेन्स प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। वो बाय बाय बोल रहा है उसको। ठीक है, ये लीविंग ग्रुप जा रहा है तो इसको बाय बोल रहा है, तो इसके विसिनिटी में है। ठीक है, क्लियर है? तो हम फिर से मिश्रा जी को उठाते हैं। एक मिश्रा जी, ये अपने मिश्रा जी नहीं, कोई दूसरे मिश्रा जी है। ठीक है, तो उनकी भाई साहब नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, अभी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, तो गर्लफ्रेंड का जो एक्स है वो लीव कर रहा है भाई साहब, तो वो देख रहा है कि इस रास्ते से जाएं कि भाई साहब इनके घर में हम इस रास्ते से जाएं, है ना। ठीक है, इस रास्ते से जाए तो पंगा होने का चांसेस है। ठीक है, तो ये आपका लीविंग ग्रुप है। so although the leaving group leaves the molecule it still remains present in the vicinity of the carbocation। तो मिश्रा जी क्या करेंगे भाई साहब, इस रास्ते से ना होकर इस रास्ते से जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो इट स्टिल रिमेन्स प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द कार्बोकैटायन ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। एक्स है तो क्या हुआ, मतलब कहानी तो बनी थी ना भाई कभी, तो इसीलिए ठीक है, अभी तक थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो है। ओके, एंड द लीविंग ग्रुप एज अ रिजल्ट द इंटीमेट आयन पेयर इज फॉर्म्ड एज शोन। द फॉर्म्ड कार्बोकैटायन हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो इस तरह का भाई साहब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, है ना। पहले क्या था, टेट्राहेड्रल था, अभी ट्राइगोनल हो गया है भाई साहब। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, इसीलिए लीविंग ग्रुप का इस रास्ते से आना थोड़ा डिफिकल्ट है, न्यूक्लियोफाइल का इस रास्ते से आना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका लीविंग ग्रुप नेगेटिवली चार्ज और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी नेगेटिवली चार्ज, तो रिपल्शन तो क्रिएट होगा ही। ठीक है, कॉम्पिटिशन में मिश्रा जी और एक्स दोनों हैं, तो भाई साहब थोड़ा तो रिपल्शन होगा ही। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या करेगा भाई साहब, दिस विल हैव टू अप्रोच, और अगर इसने इधर से अप्रोच किया सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, द प्रोडक्ट विल बी दैट ऑफ इन्वर्जन नॉट रिटेंशन। तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, रिटेंशन और इन्वर्जन सेम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इन्वर्जन ज्यादा होता है।
ठीक है, इन्वर्जन इस रास्ते से, क्योंकि SN1 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, हायर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और उसका SN1 रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव? एक्टिव रह जाएगा ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी रह जा रही है, क्योंकि परफेक्ट रेसिमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है, ठीक है। आपका आपका इन्वर्जन का प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बनेगा देन रिटेंशन, ठीक है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी रह जाएगी। अगर प्योर रेसिमिक मिक्सचर है 50-50% का, देयर विल बी नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ओके। So the attack of nucleophile on the carbocation can happen from either the same or the opposite side of the leaving group, but an attack from the opposite side of the leaving group is more favorable here due to the repulsion with the leaving group from the same side. ठीक है, तो attack is more favorable here, attack from the opposite side is more favorable because in that case ये वाला देखो न्यूक्लियोफाइल है, इसको एक रिपल्शन मिलेगा इसके साथ, ये टाटा बाय बाय बोल रहा है भाई साहब, हो गया अपना भाई साहब, खत्म, जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपल्शन रहेगा, लेकिन इसके लिए भाई साहब इस रास्ते आना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इसीलिए आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इन SN1 रिएक्शंस, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चंस आपके अलग अलग तरीके से बन सकते हैं कि भाई साहब कोई ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलिड है, SN1 मैकेनिज्म से बताओ आपका किस तरीके का बनेगा। और अगर हमने बोला कि भाई साहब 50-50 रेसिमिक मिक्सचर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट स्लाइटली हायर बनेगा, ठीक है। So the attack of nucleophile is more favored from the opposite side of the leaving group. Thus, the inversion of configuration is more than retention, and this leads to partial racemization. अगर पूरा रेसिमाइजेशन होगा तो 50% आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% आपका लीवोरोटेटरी, मतलब रिजल्टेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो। लेकिन यहाँ पे आपका पार्शियल रेसिमाइजेशन हो रहा है, मतलब कम प्रोपोर्शन किसका बनेगा, आपका रिटेंशन का, और ज्यादा प्रोपोर्शन किसका बनेगा, इन्वर्जन का, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन 50%, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन 50%। क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इन SN1 रिएक्शन ऑन अ कायरल सेंटर देयर इज, कायरल सेंटर भाई साहब 100% रेसिमाइजेशन, क्या ये होगा, नो। 100% भाई साहब क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका क्या बनेगा, आपका रिटेंशन रहेगा, थोड़ा बहुत रिटेंशन। इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल, ये होगा भाई साहब, ठीक है। 100% रिटेंशन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म मोर एंड द रिटेंशन प्रोडक्ट लेस because of the intimate ion pair formation. So leaving group doesn't allow the nucleophile to attack on the carbocation freely from leaving group side as it hinders. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which one is the most reactive towards S1 SN1, बताइए भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइम यही आंसर दिया होगा, ओके। तो आपका देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, सब में भाई साहब ब्रोमीन ही है, ठीक है। अ कार्बोकैटायन इज जनरली द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, देखो ये C, ये H है, और ये है भाई साहब आपका Br। इधर भाई साहब क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है, इधर भाई साहब क्या है, एक, ठीक है, ये हो गया। ये वाला बताओ क्या हो जाएगा, CH, और ये हो गया आपका Br, ठीक है। इधर भाई साहब आपका फिनाइल ग्रुप है, और इधर आपका क्या है, CH3। इधर वाला बताओ भाई साहब, CH3, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका Br, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, CCH3Br। और इसका बताओ भाई साहब, ठीक है, CH2, ये हो गया Br, और ये, ठीक है। सो अ कार्बोकैटायन इज generated in the rate determining step of SN1 reaction, and the rate of the reaction depends upon the stability of the carbocation. The more stable the carbocation, the faster is the rate of the reaction. तो अभी इनमें से भाई साहब ये आपका एक हो गया, देखो, ठीक है, ये आपका C है, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे अगर बनेगा, ये गया तो ये प्लस, ठीक है, ये गया तो ये प्लस, ये गया तो ये प्लस, और भाई साहब ये गया तो ये प्लस, ठीक है। सो आप देख लो भाई साहब इस तरीके के बन रहे कार्बोकैटायन, ठीक है, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन। द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड बाय दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे रेजोनेंस रहेगा, पहली बात तो रेजोनेंस, देखो जितने आपके एराइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा रेजोनेंस रहेगा। यहाँ पे भाई साहब कितने एराइल ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं, दो, तो रेजोनेंस ज्यादा होगी, ठीक है। ये दोनों तब से भाई साहब किक बॉक्सिंग चल रही है तुम्हारी। ये आपका भाई साहब एराइल कंपाउंड है ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट,
ये एक अराइल है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके दो अराइल है और यहाँ पे आपका भाई साहब द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड बाय दिस दैट इज C6H5C एंड C6H5Br, ठीक है, विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भाई साहब रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो पहली बात तो अराइल ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें है? इन दोनों में, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो अराइल ग्रुप्स आपको क्या देगा? रेजोनेंस देगा। तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अभी यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है भाई साहब? आपका CH3 है, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो जाएगा? अभी देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें ज्यादा हो क्योंकि CH3 ग्रुप है, मतलब आपका C प्लस का जो चार्ज का इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा। जितना ज्यादा बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी उतनी जल्दी होगी, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Iodine, chlorine and bromine, the increasing order of nucleophilicity is solvation of an ion in the polar solvent decreases its nucleophilicity, ठीक है, polar solvent में। और हमेशा SN1 को हम polar solvent में ही करते हैं, ठीक है। Among all the given ions, the nucleophilicity will increase down the group, ठीक है। तो nucleophilicity भाई साहब आपकी down the group, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भाई साहब डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ जाएगा भाई साहब? न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, नो नो, तो सॉल्वेशन कम हो जाएगा क्योंकि आपका SN1 रिएक्शन आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही करेंगे, ठीक है। तो इसको भाई साहब क्या घेरेगा? H मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको भी H मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको भी H मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको भी H मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका है? इसका। इसको कम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर घेरेंगे, इसको ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर घेरेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेशन किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। जिसका जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा वो उतना ही कम भाई साहब आपका क्या करेगा? इट विल नॉट बी एबल टू अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। when you're talking about a nucleophilicity and when you're going down in a group, the size of the bases or the nucleophiles is increasing, and if they are increasing their solvation is decreasing. If their solvation is decreasing then obviously they are getting more potential to attack. समझ में आ रहा है भाई साहब? ये their solvation is decreasing and hence they are getting more potential to attack. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आपका देखो एक SN1 रिएक्शन में आपका क्या क्या है? क्विक रिकैप, यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर क्यों है भाई साहब? एक ही मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है भाई साहब। यूनिमोलिकुलर क्यों? क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द एल्काइल हैलिड, इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द एल्काइल हैलिड रेज टू 1। सो दैट इज द रीजन इट इज यूनिमोलिकुलर। इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन बस अब आपका एक होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और दूसरा होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा दैट इज अ स्लोअर स्टेप एंड हेंस दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। एल्काइल हैलिड की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलिड इज मोर एक्टिव देन 2 डिग्री अल्काइल हैलिड, मोर स्टेबल, ठीक है। तो अल्काइल हैलिड की एक्टिविटी और यही कार्बोकैटायन का भी एक्टिविटी रहेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन and 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation. Since we see that there is a carbocation intermediate which is getting formed, okay, we can say that the 3 degree carbocation formation at times will actually involve a 1,2 hydride shift or a 1,2 methyl shift in order to generate a carbocation within the carbocation. समझ में आ रहा है? In order to generate a 3 degree carbocation from a 2 degree carbocation. ये भाई साहब न्यूक्लियोफाइल के अटैक के पहले ये अपन कर लेंगे, ठीक है, ओके। वीक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में दूसरे रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया तो दूसरे रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो वीक या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स आर बेटर, ठीक है, वीक या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स। ये हमेशा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगा। अगर आपको SN1 मैकेनिज्म के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और वहां पे मेंशन्ड नहीं है कि सॉल्वेंट क्या है, तो अज्यूम कर लीजिए कि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही है, ठीक है। पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब जिस रास्ते से आपका लीविंग ग्रुप गया है उस रास्ते से न्यूक्लियोफाइल का एंटर होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके बैक साइड रास्ते से ज्यादा एंटर होगा। इसीलिए यू विल गेट अ रेस, यू विल नॉट गेट अ प्योर रेसिमिक प्रोडक्ट, यू विल गेट एन इन्वर्जन प्रोडक्ट। मोर इन्वर्जन प्रोडक्ट विल बी मोर देन आपका हाँ रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? SN1 रिएक्शन के ये भाई साहब स्टेप्स हो गए। इंपॉर्टेंस ऑफ SN2 रिएक्शन। ड्यूरिंग द 1920s पीपल वेर सफरिंग फ्रॉम सिवियर पेन ड्यू टू स्क्रैप नीज एंड स्ट्रेप थ्रोट। Later in 1928
ये एक ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट था जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और इन्होंने जो दवाई डिस्कवर की थी दैट इज पेनिसिलिन, ये आज की तारीख में भी भाई साहब यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर फीवर एंड ऑल, ठीक है, ओके। So Alexander Fleming discovered penicillin, which helped people suffering from strep knees and strep throat to fight against bacterial infections. Antibiotics work by killing the bacteria or by preventing them from multiplying. This helps the bodies. So this was the breakthrough thing. हमारे शरीर में पहले हमने कोई एंटीबायोटिक नहीं डाला था, ठीक है। इसके पहले जितने भी इलाज हुए हैं उसके पहले एंटीबायोटिक नहीं डाला। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक? होता क्या है एंटीबायोटिक? वायरस, वायरस को किल करने वाला, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने वाले को हम, वायरस को नहीं किल करता है वो, ठीक है। वायरस को तो किल कर ही नहीं सकते आप, क्यों नहीं किल कर सकते? एंटीबायोटिक से नहीं किल कर सकते, वायरस को आपके एंटीबॉडीज ही मारेंगे। एंटीबायोटिक कैप्सूल खोला है कभी? उसमें अंदर पाउडर रहता है, वो क्या, आपको क्या लगता है वो क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके अंदर जा रहे हैं, एंटीबायोटिक है वो दूसरे बैक्टीरियाज को मारेगा, ठीक है। वायरस जो होता है, वायरस क्या होता है? वायरस मतलब किसी को भूत पकड़ा है, हम बोलते हैं ना, तो भूत पकड़ा है तो मतलब क्यों? क्योंकि भाई साहब वो अलग बिहेव कर रहा है, somebody has gone inside, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। somebody has gone inside that person, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दैट पर्सन इज बिहेविंग डिफरेंटली। इसी तरह से वायरस क्या करता है भाई साहब, हमारे डीएनए को कैप्चर करता है और ऐसे मल्टीप्लीकेट होने लगते हैं, तो हमारा ही डीएनए है जो वायरस की तरह काम करने लगता है, समझ में आ रहा है? तो वहां पे हम एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, वो हमारा ही डीएनए है, ठीक है। वो हमारा, जैसे ऐसा है कि आपके आर्मी में, इस आर्मी का एक ड्रेस है, दूसरे आर्मी का एक ड्रेस है, तो एक दूसरे पे गोलियां चल रही हैं, ठीक है, लेकिन उस आर्मी के लोगों ने अगर इस आर्मी का ड्रेस पहनकर इसी में घुसा है, तो अब गोली किस पे चलाना है? तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके फटाक से अच्छे हो जाते हैं। आपका गले में खराश है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक भाई साहब टैबलेट तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वायरल इन्फेक्शन दे वुड रिक्वायर अ प्रॉपर 7 to 8 days, क्योंकि ढूंढ ढूंढ कर मारना है, ठीक है, वो टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हमारे एंटीबॉडी से जनरेट होते हैं। जनरली वायरल के लिए हम वैक्सीनेशन वगैरह का, तो एंटीबायोटिक्स इन्होंने भाई साहब पहली बार एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किया, ठीक है। लेटर बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड इन नंबर एंड बिकेम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। साइंटिस्ट स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस। अभी होगा क्या भाई साहब, आप जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालते हो, जैसे समझो आप जब किसी इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो एंटीबायोटिक देता है और साथ ही साथ आपको कोई दूसरा टैबलेट भी देता है, जैसे लूज मोशन के अगेंस्ट। आपको लूज मोशन नहीं हुआ है, लेकिन वो देगा टैबलेट, क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो एंटीबायोटिक जा रहा है वो लूज मोशन भी कॉज कर सकता है, वो इधर इनको तो मारेगा लेकिन साथ ही साथ एक साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, उसके लिए आपको ये देते हैं, ठीक है, ओके। So scientists started to work on this and prevent and control the spread of antibiotic resistance with the help of SN2 mechanism. They were able to find a solution. Modified antibiotics were more powerful, hence they were able to kill bacteria or prevent the cell division. ठीक है, क्लियर है? तो SN2 रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो गया भाई साहब, आपका CH3Br है और ये OH माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH एंड Br माइनस। दैट इज बेसिकली एक वन स्टेप रिएक्शन है ये, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस SN2 लेटर, ठीक है। इज देयर एनीथिंग दैट इज